आज की सेटिंग अच्छे टाइम से हो गई। रात सर ने बड़ा लेट बताया कि वो उन्होंने शुरू पिछली क्लास में भी थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है, क्योंकि मैंने उनसे अगली क्लास का कहा हुआ था कि एंडिंग पे, तो जैसे ही पता लगा कि शुरू में मार्जिन है तो फिर आइडिया हुआ कि आप लोगों को कल डे एंड पे रुकने का मैंने बताया हुआ था, पहले आने का तो बताया हुआ नहीं था, तो एहतियातन सुबह के वक्त मैसेज कर दिया कि अगर कुछ लोग देख लें तो वो आ जाएं, लेकिन वही अंदाज़ा यही था कि एटलीस्ट क्लास टाइम पे स्टार्ट हो जाए तो अच्छा। अब हमारे पास आज सफिशिएंट टाइम है, इससे आगे वाली क्लास में भी से भी हम तकरीबन 20 मिनट खा सकते हैं, तो आज फिर खुला टाइम है, बहुत सारा पढ़ेंगे और एंड पे बातें करेंगे। ऊपर से ताज़ा ताज़ा सही के अपने स्कीम भी दे दी है, वो उसके ऊपर भी बस मोटी मोटी डिस्कशन करेंगे, इतनी कि आपको हौसला हो जाए, बजाय इसके कि आप आज बैठ के यही सोचते रहें कि अजीब सी स्कीम है और इस चक्कर में ये वाले पेपर ख़राब कर लें। जैसे अक्सर बच्चे ना इस सोच में कि पता नहीं सीए के बाद क्या होगा, सीए कर ही नहीं पाते, और इस टेंशन में कि अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया तो मुझे अच्छी फॉर्म नहीं मिलेगी, इस चक्कर में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते, इस टेंशन में। क्योंकि जो टेंशन आज लेनी है वो पेपर पास करने की लेनी है, और आगे चल के टेंशन लेनी है कि फॉर्म में क्या होगा, उससे आगे टेंशन लेनी है ज़िंदगी में क्या होगा। लेकिन आज अगर सोचें ज़िंदगी में क्या होगा और वहाँ जाके फॉर्म में जाके सोचेंगे पेपर टाइम से पास कर लिए होते, तो सही चीज़ सही वक्त पे की जाए तो इंशाल्लाह हम भी सही चीज़ सही वक्त पे करेंगे। लेक्चर एंड पे इंशाल्लाह ताला इस पर डिस्कशन करेंगे कि किसी भी इस तरह की एकदम से आई हुई स्कीम पे हमने कैसे रिएक्ट करना है और हमने कहाँ परेशान नहीं होना और एहतियात कहाँ करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की सिलेक्शन में अब हमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ये इसलिए शुरू में बता दिया है कि ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि हमने एंड पे बात करनी है, ताकि आप सही से सुन सकें। क्योंकि पिछले एक दिन से जो है ना वो हर बंदा बस इसी पे ही अटका हुआ है कि ये क्या स्कीम आई है और क्या वो हो गया। हम लोगों ने चैप्टर 15 में एंट्री दे दी थी। चैप्टर 15 में हमने कहा था कि चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो हमेशा डिमांड होता है, और फिर उसके एसेंशियल भी तकरीबन वैसे ही थे। उसमें ड्रॉई पेई वाला भी चक्कर उसी तरह से था, एक स्पेसिफाइड बैंकर था। हमने ओवरऑल चेक को समझा और चेक के एसेंशियल समझे थे। अब जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की बात कर रहे हैं तो हमें मोटे मोटे क्या फ़र्क नज़र आ रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें भी उतनी पार्टीज़ हैं, चेक में भी हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में वो दोनों साइन करते हैं, बादशाह भी और खजांची भी। चेक में पहले से उस पर साइनिंग वगैरह भी होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प पेपर वगैरह पे होना चाहिए, चेक अपने फॉर्मेट पे होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी हो सकता है ड्रॉई, और चेक के केस में लाजमी एक बैंकर होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है, ये हमेशा डिमांड होगा। फिर एक एक्सेप्शन पड़ी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज पहली ही दफ़ा पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। चेक में इस तरह का कोई मजाक नहीं है। फिर कुछ टेक्निकल फ़र्क हैं जो चेक के अपने हैं, कि चेक को क्रॉस कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने चेक की बातें पढ़नी है। तो जल्दी से पहले ये तो इन डिफरेंसेस को तो सीधा कर लेना। चेक में ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा, यहाँ कोई भी हो सकता है, बैंकर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये हमेशा डिमांड होगा, ये डिमांड टाइम दोनों हो सकता है। ये पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड हो सकता है, ये पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं होगा, ये चीज़ मना है। उन्होंने कहा वेरी फर्स्ट टाइम आपने पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड इसे नहीं बनाना, उसको एक्सेप्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है चेक को, चेक पे पहले से बैंक के से वो आ रहे हैं, और यहाँ ड्रॉई की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। उस पर स्टैम्प ज़रूरत नहीं है, और इस पे बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर स्टैम्प होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि स्टैम्प पेपर पे होगा तो उससे ज़रा उसकी लीगैलिटी बढ़ जाएगी, उसमें स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन ये दो स्पेसिफिक फ़र्क हैं जो चेक से रिलेटेड हैं, जो चेक की ज़्यादा गहराई पढ़ने पे समझ आता है। ये क्रॉस हो सकता है, ये क्रॉस नहीं होगा। क्रॉसिंग की अभी हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी पेमेंट स्टॉप करवाई जा सकती है, इसकी पेमेंट स्टॉप नहीं करवाई जा सकती। अभी पेमेंट स्टॉप से क्या मुराद है और क्रॉस से क्या मुराद है, अभी थोड़ा सा आगे जाके चेक में पढ़ेंगे तो हमें बात समझ आ जाएगी। तो अब थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझने कि चेक है क्या और किस तरह से है। मेरे ख्याल में आज हमें आगे की लाइट बंद करनी पड़ेगी। ये डायग्राम इधर मैंने बनाने की कोशिश की तो ज़रा कबाड़ा हो जाएगा। क्या कोई खातून सपोर्ट कर सकती हैं अगर उनका हाथ वहाँ तक जा रहा है? मेरे ख्याल में लेफ्ट पे सबसे नीचे वाला बटन गालबन इन लाइट्स का है। नहीं नहीं, मैंने शायद गलत बटन बता दिया था, ऊपर वाला। हाँ ठीक है, इसको अब दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ठीक है जी, इंतज़ामिया में से अगर कोई बंदा जल्दी से जी, उन्होंने एक छोटी रखी हुई है,
प्रोजेक्टर अगर जो है ना थोड़ा सा शरारत करे तो उसको वो कर देते हैं। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं चेक। ये चेक है, चेक में होता क्या है? चेक एक बंदा एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है और दूसरे के हवाले कर देता है। जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा होता है वो चेक पे कोई भी अमाउंट लिख देता है बेफिक्र होके। क्यों? उसको पता होता है कि मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े होंगे। इसका मतलब है जब भी कोई बंदा किसी को चेक देगा तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके दिल में यही होगा कि बैंक में पैसे पड़े हैं, लेकिन उसकी फ्रॉड की नियत होगी, पैसे नहीं पड़े हुए होंगे, वो चेक लिख के दे रहा होगा। तो जब हम बात करते हैं चेक की, तो चेक के अंदर जो है ना, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप चेक को दूसरे बंदे को फॉरवर्ड करते हुए नेक नियति से पेमेंट इन ड्यू कोर्स करना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ बैलेंस इन योर बैंक। और बैंक यहाँ कौन है? ड्रॉई। अब आपने चेक दे दिया किसी और को, भी इस चेक के साथ वो सामने वाला बंदा क्या कर सकता है? इस चेक के साथ सामने वाला बंदा दो में से कोई एक काम कर सकता है, या तो इस चेक को कैश करा ले, ये इसी तरह से ऐसा ऐसा होता है, हाँ इसमें कोई ज़िंदगी की रमक आई असल में इस वक्त जो है ना, और अल्लाह करे विजिबिलिटी भी अच्छी हो, वरना जो है ना गुनाह पे लज्जत हो जाएगा। तुम्हें आना होगा, मेरे करम नजर आएंगे। आ गए आहिस्ता 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 आहिस्ता, पुनर्जन्म से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, स्लाइटली बेटर देन ओल्ड, और शायद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए या हमारी आंखें आधी हो जाए। ड्रॉई, पेई, तीन लोग थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से हमेशा की तरह कुर्सियां खरीद ली, याद है? ये हमेशा कुर्सी खरीद लेते थे और पता नहीं शायद 2000 रुपए की कुर्सी होती थी। ठीक है, तो हाँ, लेकिन यहाँ इस क्लास में कुर्सी खरीदी जा रही थी, तो ए ने बी से कुर्सी खरीदी और ए ने उसको 2000 रुपए का चेक बना के दे दिया। ये चेक ए ने बी को दिया। ए है ड्रॉर जिसने चेक बनाया है, और बी कौन है? पेई, जिसने पेमेंट लेनी है। और पेमेंट लेनी किससे है? बैंक से, ड्रॉई से। तो जो ए का बैंक होगा ना, ए का बैंक, फर्स्ट कर ए का बैंक है एमसीबी, ये कहलाएगा ड्रॉई। तो अभी तीन किरदार है, ए का बैंक और पेई। सबसे आसान काम ये है कि आपने एमसीबी का चेक काट के दिया पेई को, पेई या एमसीबी के पास, क्योंकि एमसीबी ड्रॉई है ना, एमसीबी के पास गया, उनको चेक देके कहा भाई ये मुझे पैसे दे दो। जैसे बादशाह को कागज दिखा के पैसे मांग सकते थे, तो उसने कागज दिखाया ड्रॉई को और कहा मुझे पैसे दे दो। ड्रॉई ने अकाउंट में चेक किया, हाँ भाई उस बंदे के अकाउंट में पैसे हैं। अगर पैसे नहीं होंगे वो बाउंस कर देंगे, वो डिसऑनर कर देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई ये हम नहीं पे कर सकते। फिर आप शिकायत लेके जाएंगे असल वाले बंदे के पास। फर्ज करें पैसे पड़े हुए, उन्होंने जनाब इधर से नोटों की गड्डियाँ निकाली और आपको आपके सामने रख दी, आपने काउंटर से पैसे उठाए और चलते बने। ओवर द काउंटर, इस हरकत को कहते हैं ओवर द काउंटर, जिसमें एक बंदा, मेरे ख्याल में हमें मैनुअल डायग्राम की तरफ ही आना पड़ेगा। ठीक है, इग्नोर करते हैं। अच्छा, ऊपर से सारे कमरों की कनेक्टिविटी है, इस कमरे की अचानक से 1-2 दिन से कनेक्टिविटी आउट हुई है। वो जो बीच में एकदम नहीं फेज वाले मसले बने थे, उसमें हमारे तकरीबन 4-5 अप्लाइंसेस जल गई थी, क्योंकि वो पीछे से ही फेज ऊपर नीचे आया था। आप जो मर्जी कर लें, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ आपको तोहफे मिलते रहते हैं। तो खैर, जब आप चेक को काउंटर पे जमा करा देते हैं तो ये कहलाता है ओवर द काउंटर पेमेंट। वो आपसे चेक पकड़ेंगे और आपको उसके अगेंस्ट पैसे दे देंगे। चेक एनकैश करवा लिया, ये चेक की ओवर द काउंटर पेमेंट हो गई। ये बात समझ आ गई? सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो कहे कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो फर्स्ट कर एमसीबी के पास गया, एमसीबी को चेक प्रेजेंट किया, एमसीबी ने उसे पैसे दिए, पैसे लेके बाहर निकला तो बाहर एक साहब जो है वो इंतजार में थे उसके पास आए और कहा कि ठाकुर ये मुझे दे दो, क्या कहते हैं, जो थैला है जिसमें पैसे हैं। तो जाहिर है वो जब सामने वाला बंदा गन पॉइंट पे पैसे मांग रहा है तो पैसे, तो ये सोचेगा कि काश जो है ना वो मुझे ये पता होता कि इस चेक के साथ मैं और क्या कर सकता हूँ, मतलब काश कोई ऐसा तरीका होता कि पैसे मेरे हाथ में ना आते और खुद ही मेरे अकाउंट में चले जाते। वो कहता है काश उस दिन लाइट ना गई होती, काश उस दिन मैंने डायग्राम में दूसरे वाली चीज़ भी देख ली होती कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, काश मैंने चेक के चैप्टर में चॉइस पे ना छोड़ दिया होता वो वाला टॉपिक। तो फिर एक सेकंड टॉपिक है कि आप एनकैशमेंट के अलावा एक और तरफ भी जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्लियरिंग। अक्सर ये वर्ड आपने सुना है, अनक्लियर्ड चेक क्लियरिंग में चला गया। क्लियरिंग इज के पेई अपने वाले बैंक के पास जाए और उसको कागज दे कि भाई ये मेरे अकाउंट में डाल दो,
वो इसका एजेंट बन जाएगा, कलेक्टिंग एजेंट बन जाएगा, इससे चेक लेगा और इसके बिहाफ पे जाके एमसीबी के पास जाके उनसे कहेगा भाई मुझे पेमेंट चाहिए ये कागज। यूं समझे कि उसने एंडोर्स कर दिया अपने बैंक को, इसने कागज पकड़ाया अपने बैंक को, कलेक्टिंग बैंक को, इसका बैंक था हबीब बैंक। हबीब बैंक गया एमसीबी के पास और उससे कहा मुझे पैसे दे दो। एमसीबी ने पैसे उठा के हबीब बैंक को दे दिए, हबीब बैंक अपने तरीके से उसको लेके आया और इस बंदे के अकाउंट में डाल दिए। उससे क्या हुआ कि इस शख्स को पैसे फिजिकली नहीं लेने पड़े और फिजिकली उसे जमा नहीं कराना पड़ा, उसने सिर्फ अपना चेक पकड़ा दिया अपने बैंक को और उसके बैंक ने एजेंट बन के इसके बैंक से कलेक्शन कर ली। इसको क्लियरिंग कहते हैं, जिसमें बैंक को पैसे देता है, इंसान को पैसे नहीं देता। बैंक को पैसे देता है, बैंकर के एजेंट को पैसे देता है। तो एक चेक के साथ दो काम हो सकते हैं, या आप उसको ओवर द काउंटर पे भेज दें, इसको एनकैशमेंट कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डिपॉजिट करा दें अपने बैंक में। तो यहाँ चौथा किरदार आ गया पेई का बैंक। पेई का बैंक कहलाएगा कलेक्टिंग बैंक, कलेक्टिंग एजेंट इसे कह लें या कलेक्टिंग बैंक इसे कह लें। ये कलेक्ट करेगा चेक और चेक उनको जाके दिखाएगा और उनसे पैसे लेके आएगा। इस प्रोसेस में 1-2 दिन लग जाते हैं। इसने चेक जमा कराया एक दिन शाम में, अगले दिन सुबह उनके पास जाएगा, वो चेक करेंगे, फिर शाम में इनके पास वापस आएगा, अगले दिन इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ट्रेडिशनली प्रोसेस ऐसे होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक इदारा बीच में मौजूद होता है नेफ्ट, जो कि इन सब की आपस की सेटलमेंट करा रहा होता है। डेली वो बैंकों से उनके चेक पकड़ता है, डेली दूसरे बैंकों को उनकी चेक देता है और कोशिश करता है कि 1 से 2 दिन के अंदर सारी क्लियरिंग हो जाए। सेम डे क्लियरिंग जल्दी हो जाती है और सेम सिटी क्लियरिंग, और अगर अलग अलग शहर हैं तो फिर क्लियरिंग जो है वो 2-3 दिन भी ले जाती है। तो ये क्लियरिंग का प्रोसेस है। तो चेक के साथ या आप ओवर द काउंटर पेश कर सकते हैं या आप उसको क्लियरिंग की तरफ ले जा सकते हैं। क्या ये दोनों बातें समझ आ गई? अब जब हमें बातें समझ आ गई हैं तो अब हमारे लिए चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना आसान होगा। ओवर द काउंटर का लफ्ज हमें समझ आ गया है, कलेक्टिंग बैंक समझ आ गया, ड्रॉई समझ आ गया। तो ड्रॉई की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, कलेक्टिंग बैंक की भी जिम्मेदारियां होंगी। अगर ड्रॉई ने एक चेक उसके पास आया और उसको उसके पैसे दे दिए नेक नियति से, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, तो ड्रॉई का कोई कसूर नहीं। कलेक्टिंग बैंक ने चेक कलेक्ट किया नेक नियति से, नहीं पता कि इसका टाइटल डिफेक्टिव है, नेक नियति से कलेक्ट करके पेमेंट ले ली, तो भी इसका कसूर नहीं है। तो ये बस समझना होगा कि ये लोग अगर नेक नियत होंगे तो इनका फिर जिम्मेदारी या कसूर नहीं माना जाएगा। यहाँ पे एक भाई का सवाल, नहीं एमसीबी का चेक ओवर द काउंटर नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि ओवर द काउंटर में आप डायरेक्टली पैसे मांग रहे हैं। आप इनको आके कहेंगे पैसे दो, कहेंगे मैं कौन सा ड्रॉई हूं, मैं क्यों पैसे दूं। हाँ, आप अगर मुझे अपना एजेंट नामजद करना चाहते हैं तो मैं आपके बिहाफ पे जाके पैसे कलेक्ट करके लाके आपके अकाउंट में डाल देता हूं, लेकिन चेक उनका है। वो अकाउंट ए का एमसीबी में, ए के पैसे किसके पास है? ए का खजांची है एमसीबी। तो आप ए के खजांची के पास जाके पैसे मांग सकते हैं, आप खुद जाके मांग ले और पैसे ले आए, एनकैशमेंट है। आप अपने एजेंट को भेज दें, और यहाँ एजेंट कौन है? बैंक। आपने बैंक को कहा भाई मैं वहां नहीं जा रहा, तुम चले जाओ पैसे लेके अकाउंट में डाल दो। बैंक इसके वेज आपसे चार्जेस ले रहा है, बैंक आपको सर्विसेज दे रहा है, बैंक आपसे कमा रहा है, और आपके पैसे जब यहाँ आके पड़े हुए होंगे तो बैंक उसे अपना बिजनेस भी कर रहा होगा। तो बैंक इज वेरी हैप्पी कि वो आपके बिहाफ पे जाए और वहां से कलेक्ट करके आ जाए। अब ये प्रोसेस हमें समझ आया, ये किरदार समझ आए। अब देखते हैं इस चैप्टर में जो बातें हैं। क्रॉसिंग एक फिनोमेना है। अक्सर कहते हैं जी चेक को सेफ्टी के लिए क्रॉस कर दिया जाए। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि आप एक चेक में से वो फीचर छीन लेते हैं जो ओवर द काउंटर वाला है। क्रॉसिंग का क्या मतलब है? आप एक चेक में से वो फीचर छीन लेते हैं जो ओवर द काउंटर वाला है। ओवर द काउंटर का फीचर क्या था? चेक एंड कैश हो सकता है। ओवर द काउंटर का फीचर छिन गया तो इसका मतलब है इंसान बैंक के पास जाके पैसे नहीं मांग सकता, बैंक के पास जाके पैसे मांग सकता है। ये जुमला समझ आ रहा है? इंसान पैसे नहीं मांग सकता, बैंक जाके पैसे मांग सकता। इन अदर वर्ड, ये इंसान को पैसे नहीं देगा, ये बैंक या बैंक के नुमाइंदे को पैसे देगा, लेकिन ये पेई को पैसे नहीं देगा। तो अगर एक चेक आपके पास आए और आप उस पर इस तरह से 2 लाइनें लगा दें, खाली 2 लाइनें लगा दें टेढ़ी करके, तो कह दिया जाएगा आपने क्रॉसिंग कर ली। आप एंड कंपनी भी बीच में लिख दें एंड को, तो भी माना जाएगा क्रॉसिंग हो गई। आप 2 लाइनें ना लगाएं, सिर्फ एंड को लिख दें तो भी, किसी भी तरीके से एंड को लिख दें, 2 लाइनें लगा दें, दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल कर लें। अगर एक चेक के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन आपने लगा दी तो ये कहलाएगा कि चेक क्रॉस हो गया। ये सादा क्रॉसिंग है, इसमें मजीद स्पेशल कुछ नहीं है। सिर्फ वो चीज़ है कि जो इसका
एनकैशमेंट का फीचर है वो छिन गया है, ये सिर्फ एक कलेक्टिंग बैंक आके कलेक्ट कर सकता है। ये सादा क्रॉसिंग है। इससे ऊपर होती है स्पेशल क्रॉसिंग, उसमें आप इन 2 लाइनों के अंदर किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, या 2 लाइनें ना भी लगाएं, सिर्फ एक बैंक का नाम यहाँ पे टेढ़ा करके लिख दें। जिस वक्त पेमेंट करनी थी ए ने बी को, तो ए ने बी से पूछा तुम्हारा बैंक कौन सा है, बी ने कहा मेरा बैंक है ABL। ए ने चेक के पे क्रॉस करके ABL लिख दिया। इसका मतलब है कि ये चेक क्रॉस होने का मतलब है कि कैश तो हो ही नहीं सकता, आप कोई बैंक ही आके कलेक्ट करेगा। ABL लिखने का मतलब है कि ABL इज द ओनली बैंक जो जाके चेक कलेक्ट कर सकता है। ABL इज द ओनली बैंक जो जाके चेक कलेक्ट कर सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो स्पेशल क्रॉसिंग से आप एक बैंकर नामजद कर देते हैं और फिर उस बैंकर के अलावा कोई नहीं आएगा। वो बैंकर आगे से किसी और बैंकर का नाम लिख दे, साइन कर दे, उसको अलाउड है, लेकिन एक चेक पे एक से ज्यादा बैंकों को आप स्पेशल क्रॉस हम नहीं कर सकते, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। लेकिन जिस बैंक के नाम पे स्पेशल क्रॉस किया वो बैंक आगे से किसी और बैंक को अपना एजेंट नामजद करना चाहे तो वो कर सकता है। तो सादा क्रॉसिंग में सिर्फ एनकैशमेंट का फीचर छिना, इसमें एनकैशमेंट का फीचर भी छिन गया, और ये सिर्फ एक बैंक के पास जा सकता है और किसी और बंदे के पास नहीं जा सकता। क्लियर? इससे आगे अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग। अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग में क्या होता है कि आप चेक इस तरह से बनाते हैं, आपको याद होगा चेक पे लिखा था पे फलाना और बेरर। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, किसी ने भी उसको उलट करके उसके ऊपर साइन करने हैं और आगे फॉरवर्ड कर देना है, एंडोर्स कर देना है। अगर वो बेरर है या अगर स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं है, तो चेक पे किसी का नाम लिखा होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि लाजमी इसी बंदे के अकाउंट में जमा होगा, वो आगे एंडोर्स हो सकता है। लेकिन अगर एक चेक पे आप क्रॉसिंग करके 2 लाइनें लगा के लिख दें अकाउंट पेई ओनली, या अकाउंट पेई लिख दें, तो ये कहलाती है रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, और इसका दूसरा नाम है अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग। इससे अगेन एनकैशमेंट का फीचर तो हर क्रॉसिंग से छिन जाता है, वो तो हम बात दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये चेक सिर्फ और सिर्फ दुनिया में उसी बंदे के अकाउंट में जमा हो सकता है जिसका नाम पूरा एग्जैक्टली यही है, सैयद आतिफ हसन आब्दी। या पूरा नाम इसलिए लिखा कि अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग का मतलब है कि वो 100% अकाउंट टाइटल मैच करेंगे। अब मुझे अगर कोई आतिफ आब्दी के नाम से चेक दे देता है तो मेरा ही बैंक उस चेक को नहीं कबूल करेगा अगर वो अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग में भी है, क्योंकि मेरा जो असल नाम है, जो ID कार्ड का नाम है, वो सैयद आतिफ हसन आब्दी। कॉलेजों के ब्रोशर में इतनी सी लाइन होती है टीचर का नाम लिखने के लिए, वो इतने बड़े बड़े नाम फिट नहीं आते, तो वो नामों को 2-2 उसमें वर्ड्स में ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग से सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट में जमा होगा। अब अगर मुझे किसी ने चेक दिया और उस पर अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग हुई हुई है, इधर उधर मिसप्लेस हो गया, चेक अगर कहीं मिसप्लेस हो जाए या कोई चोरी कर ले, तो क्या होता है अगला बंदा बड़ी खूबसूरती से उस पर साइन शाइन करके और उसको ट्रांसफर कर लेता है या उस पर एंडोर्समेंट वगैरह कर देता है। ये चेक अगर गुम भी हो गया या चोरी भी हो गया, तो ये सिर्फ उस अकाउंट में जमा हो सकता है जिस अकाउंट का अकाउंट टाइटल होगा सैयद आतिफ हसन आब्दी। यानी इस चेक को किसी ने अगर जमा कराना है तो उसको इस नाम का कोई दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा और उसके अकाउंट में डलवाना पड़ेगा। जो कॉमन नेम है उधर ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी रहती, जो नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो अनकॉमन नेम है या जो लंबे नेम्स हैं उसमें ये काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी होती है। जो कॉमन नेम है उसमें फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नाम के स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, ओ के बजाय यू से लिख लिया, वो इस तरह से नहीं लिखा उस तरह से लिखा। मतलब अब मोहम्मद अली एक नाम है, बड़ा कॉमन है, तो मैंने देखा एक बंदे ने मोहम्मद अली में ALY लिखा हुआ था, अली। अब उसने इस तरह से कर दिया है कि वो नॉर्मली लोग उस तरह से नहीं लिखते, तो वो अकाउंट टाइटल शायद इतने आराम से मैच ना करे। तो अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग आप करेंगे तो ये चेक जो है वो उसी बंदे के अकाउंट में जमा होगा जिसका नाम यहाँ लिखा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में बस वही शख्स ही इसको फुल फ्लेज प्रॉपर तरीके से एंडोर्स करे तो कर सकता है, उसके अलावा ये चेक किसी के हाथ में भी आए बेकार है। जबकि सादा चेक किसी के हाथ में भी चला जाए वो उसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है क्योंकि वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग से क्या होगा, इतना रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि इस बंदे के अलावा और कोई बंदा ना उसे जमा करा सकता है ना उसको यूज कर सकता है। ये बात समझ आई? ये कहलाता है अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग। और फिर जब खुद ही चेक बनाना था तो मैंने खुद ही से 30 मिलियन डाल दिया। मैं अब यहाँ 100-200 रुपये डाल के क्या करना है, जब है ही वर्चुअल चेक तो कम से कम वहाँ तो बंदा ज़्यादा अमाउंट लिखे, अच्छा सा लगता है। अच्छा जी, चौथी चीज़ है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नेगोशिएशन, ये लफ्ज़ हमने पढ़ा है कहीं? क्या मतलब होता है नेगोशिएशन का? ट्रांसफर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट।
एक बंदे से दूसरे को जब साफ सुथरा होके मिलता है, ये कब मिलता है एक बंदे से दूसरे को साफ सुथरा होके? जब होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, जब एक मासूम इंसान के पास आता है जिसको नेक नियति, जिसको नहीं पता होता किसी गड़बड़ का, तो रूल ये था कि जैसे ही एक नेक इंसान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट आएगा वो साफ हो जाएगा, और जैसे ही खराब इंसान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट आएगा वो खराब हो जाएगा। या अगर खराब इंस्ट्रूमेंट पीछे से आ रहा है, डी से ई ने चोरी की है और एफ को उसने बता दिया कि मैंने चोरी की है, तुम पकड़ो। जो इंस्ट्रूमेंट इसको मिला है इसका टाइटल बैड है, और अगले बंदे को पता है कि बैड टाइटल है, तो अगले बंदे को भी कैसा टाइटल मिलेगा? बैड। और अगर अगले बंदे को नहीं पता, इस हरकत को नेगोशिएशन कहते हैं, जिसमें टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट आगे ट्रांसफर होता है। अजम्पशन ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पहुंचा। तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि नेगोशिएशन के वर्ड को जो है ना याद रखने के लिए आप जहन में एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, पीटीआई। नेगोशिएशन इज इक्वल टू पीटीआई। भाई पीटीआई में कोई भी खराब सियासतदान शामिल होता है वो साफ हो जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी और जमात में, नून लीग में, कोई खराब सियासतदान आता है तो वो खराब ही रहता है। तो इसका मतलब है नेगोशिएशन इज मच लाइक पीटीआई, जो खराब को साफ करने की सलाहियत रखता है। क्यों? फर्क क्या है? मासूमियत का। नून लीग का लीडर उतना मासूम नहीं है और पीटीआई का लीडर मासूम है, तो मान लिया जाता है कि वो चूंकि मासूम है तो उसने नहीं सोचा होगा कि ये गुनाहगार शख्स है, उसे नहीं पता होगा कि गलत आदमी है, उसे लगता होगा कि ये बंदा मुल्क के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है, तो उसने उसको जमात में शामिल कर लिया। तो कहने का मतलब है नेगोशिएशन इज लाइक पीटीआई, जिसमें खराब बंदा भी आ जाए तो साफ हो जाता है। और नेगोशिएशन ना हो, या अगर मैं कहूँ नॉन नेगोशिएशन, तो उसका मतलब होगा खराब खराब ही रहेगा। तो अगर मैं कहूँ नून नेगोशिएशन, तो ये चौथी क्रॉसिंग है नून नेगोशिएशन। नॉन नेगोशिएशन ये नॉट नेगोशिएबल है, लेकिन इसको नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। और नॉन को आप अगर प्रोनाउंस करके कहें नून नेगोशिएबल, तो उससे होगा कि नेगोशिएबल तो पीटीआई होता है और नून नेगोशिएबल पीटीआई नहीं होता। तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट को आप नून क्रॉसिंग कर दें तो उसमें वो मासूमियत का आंसर ख़त्म हो जाएगा। अब अगर पीछे से इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा तो आगे वाले बंदे को भी ख़राब मिलेगा। याद रहेगा, ये सबसे मुश्किल वाली क्रॉसिंग है जिसमें लोग अटकते हैं। तो अगर एक चेक पे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग हो गई, इसका मतलब है उस चेक का सबसे कीमती फीचर हमने छीन लिया है, नेगोशिएशन। एंड नेगोशिएशन इज एक साफ आदमी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट जाए तो वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है अगले बंदों के लिए। बट अगर एक इंस्ट्रूमेंट में नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो किसी साफ आदमी के पास भी जाएगा तो वो टाइटल गलत होगा, कल को चोरी पकड़ी जाएगी, इस ईमानदार आदमी को भी पकड़ेंगे। तो अगर एक चेक एक बंदा इशू करे और वो चाहता हो कि हर अगला बंदा इस चेक को रिसीव करने से पहले अच्छी तहकीक कर ले, तो वो उसके ऊपर क्रॉसिंग करेगा नॉट नेगोशिएबल या नून नेगोशिएबल। उससे क्या होगा, उसका शराफत वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा और वो इंस्ट्रूमेंट एक शरीफ आदमी के हाथ में भी बदमाश बन जाएगा। और जब वो नेगोशिएशन था उसमें तो क्या होता था, एक मासूम आदमी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट मासूम हो जाता था, साफ़ हो जाता था, गुनाहों से पाक हो जाता था। जो जो पीटीआई में जाता था उसकी तौबा कबूल हो जाती थी। और अब तो लोग अब तौबा करके पीटीआई से निकल रहे हैं। खैर वो तो अगेन आपको पता है, लोग अपनी क्वेश्चन से तो नहीं ना छोड़े हमारे लीडर को। पता नहीं मैं कौन सी पार्टी के साथ हूँ, ये बड़ा मसला है। मैं जो है ना वो समझ नहीं आता कि मैं असल में पीटीआई का चाहने वाला हूँ या नहीं हूँ। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ जो अपने गमो गुस्से का या दुख का इजहार करता है, लेकिन मैं एक वोटर पाकिस्तानी हूँ। मैं आप लोगों की तरह उछलता कूदता पाकिस्तानी नहीं हूँ जो शोर शराबा मचाते हैं। ज़िंदगी में वोट कभी भी नहीं डाला, लेकिन शोर बहुत मचाते हैं। तो मैं कम से कम वोट डालने के बाद शोर मचा रहा हूँ, तो मतलब मेरे शोर में थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा वज़न है। तो अल्लाह करे आप लोग भी अगर इस दफ़ा इलेक्शन हो जाएं तो आप लोग भी वोट डाल के जो है वो हकीकी आज़ादी और हकीकी ईमानदारी और हकीकी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। अच्छा जी, ये बात समझ आई नॉट नेगोशिएबल में कि अगर दरमियान में कहीं इंस्ट्रूमेंट चोरी हुआ है, गड़बड़ हुई है, तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग अगर चेक पे हुई है तो हर अगले बंदे को ख़राब टाइटल मिलेगा, हर अगले बंदे को। इसका मतलब है ये चेक इतने आराम से फॉरवर्ड नहीं होगा। जिस भी बंदे के हाथ में चेक आएगा वो देखेगा नून लिखा हुआ होगा, नहीं 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 मैंने नहीं लेना, कहेंगे नहीं नहीं चेक। उसने कहा भाई ये कल को अगर चोरी का निकला तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, तो मुझे पहले तहकीक करनी पड़ेगी कि पीछे सही हाथों से आ रहा है या ख़राब हाथों से आ रहा है।
अगर पीछे ख़राब हाथों से आ रहा है तो फिर मुझे भी गलत टाइटल मिल जाएगा। तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग वाला चेक जो है वो इतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होता, और हर बंदा बड़ी तहकीक करता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो एक ये होता है ना कि हर कोई धड़ा आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अगर एक चेक को आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा दफ़ा आगे ना जाए और आप चाहते हैं कि हर अगला बंदा तहकीक करके ले, तो आप उसके ऊपर क्रॉसिंग कर देते हैं नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो नेगोशिएशन इज़ के जो अच्छा है या बुरा है पीछे से, अगर होल्ड इन ड्यू कोर्स में आएगा तो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, लेकिन नॉट नेगोशिएशन इज़ के अगर ख़राब है पीछे से तो इसके पास आगे साफ नहीं होगा। तो ये सिलसिला है। नेगोशिएशन की यहाँ डेफिनेशन दोबारा दे दी कि जब भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है तो उसको नेगोशिएशन कहते हैं। अभी जो पढ़ा है इसको एक दफ़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। चेक को क्रॉस तब कहते हैं जब इट बियर्स फेस अक्रॉस टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस जो यूजुअली ड्रॉन होती हैं लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे। दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन, याद है ट्रांसवर्स बचपन पढ़ा था, वो लाइनें जो साथ साथ चल रही हो तो पैरेलल होती हैं, तो ट्रांसवर्स क्या होती हैं? जो इंटर, तो वो पैरेलल भी तो वही है ना। फिर ट्रांसवर्स और पैरेलल में क्या फ़र्क हुआ? ट्रांसवर्स टेढ़ी होती है, पैरेलल यूं और सीधी हॉरिजॉन्टल वर्टिकुलर भी हो सकती है। ट्रांसवर्स टेढ़ी वाली, ट्रांसफर पैरेलल का मतलब है टेढ़ी और पैरेलल लाइंस। खैर चलें, मतलब चेक को क्रॉस करने का पर्पस क्या है कि ड्रॉई को आप हुक्म दे रहे हैं कि आपने अमाउंट सिर्फ बैंकर को देनी है, बैंकर के अलावा नहीं देनी, इंसान को नहीं देनी। चार क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग कैसे होगी, इसका इफेक्ट क्या होगा? आप लिख देंगे एंड कंपनी या कोई भी एब्रिविएशन लिख देंगे दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस में। उससे क्या होगा? ड्रॉई शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर के अलावा किसी को नहीं देगा। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होगा? जब आप नेम ऑफ द बैंकर लिख दें, पैरेलल लाइन हो ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉई शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर जिसको क्रॉस हुआ है, या उसके एजेंट फॉर कलेक्शन, अगर उसने आगे से किसी और एजेंट को कर दिया तो आप उसको दे सकते हैं। देन रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग वगैरह के साथ ऐड किया जा सकता है। अकाउंट पे ही ओनली लिख दें। अकाउंट पे ही ओनली लिखने से क्या होगा? अमाउंट ऑन चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ, सिर्फ पेई के अकाउंट में जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट गिव अ गुड टाइटल टू सब्सिक्वेंट होल्डर। खराब टाइटल वाला अगले वाले को गुड टाइटल नहीं दे सकेगा। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी। हम ये नहीं कह रहे ट्रांसफर होना मना हो जाएगा, नेगोशिएशन होनी मना हो जाएगी। नेगोशिएशन कहते हैं ऐसा ट्रांसफ़र जिसमें साफ ट्रांसफ़र हुआ होता है। तो हमने कहा ये सिर्फ उसका मेन फीचर ऑफ नेगोशिएबिलिटी छीन लेगा। जो ट्रांसफ़र फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है, ट्रांसफरेबिलिटी उसमें रहेगी। अब इसमें मैं सवाल लेता हूँ, एक दफ़ा ज़रा इसको कंप्लीट कर लें। अब इसमें क्या ये पहली दफ़ा क्रॉसिंग करनी होगी? लॉ कहता है नहीं भाई, आपके पास अगर चेक आए और वो पहले से अनक्रॉस हो, आप बाद में क्रॉस कर सकते हैं। पहले से क्रॉस हुआ वो आप क्रॉसिंग की कैटेगरी बदल सकते हैं। ये मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, ये अलाउड अल्ट्रेशन है। कुछ अलाउड अल्ट्रेशंस के हैं। आपको अनक्रॉस चेक मिला, होल्डर उसे क्रॉस कर दे, या जनरल, या आपको जनरल क्रॉस हुआ हुआ मिला, आप स्पेशल क्रॉसिंग कर दें। आपको जनरल या स्पेशल क्रॉस हुआ हुआ मिला, आप नॉट नेगोशिएबल कर दें। आपको स्पेशल क्रॉस हुआ हुआ चेक मिला, अगर आप वही बैंकर हैं जिसको क्रॉस हुआ है तो वो उसको फर्दर आगे दोबारा से किसी और के नाम पे स्पेशल क्रॉस कर सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता। यहाँ पे आपके सवाल लेने की कोशिश करते हैं जी। किसमें? जी, क्रॉसिंग में, किसी भी किस्म की क्रॉसिंग में क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रॉई और कलेक्टिंग बैंक सेम हो? ये एक एक्सट्रीम केस में ये पॉसिबल है कि आपने जिसको चेक दिया उसका अकाउंट भी उसी बैंक में, और जो पैसे देने वाला है उसका भी। अब क्रॉसिंग हो या ना हो, ओवर द काउंटर हो, यानी कि अब वो अपने बैंक के पास जाएगा जो कि असल में उसका बैंक नहीं, ड्रॉर का बैंक भी है। तो ऐसे में ये वाला चेक जो उसी बैंक के पास जाता है जिस बैंक में उस बंदे का अकाउंट होता है, तो वो सेम डे क्या सेम सेकंड पे क्लियरिंग हो जाती है। यानी एमसीबी का उसने चेक दिया और आपका भी अकाउंट एमसीबी, यहाँ पे एमसीबी के पास जाएंगे, एमसीबी अपने सॉफ्टवेयर में देखेंगे उस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं, अपने पास नोट करेंगे, यहीं से उस बंदे के पैसे माइनस करेंगे और आपके पैसे ऐड कर देंगे, तो ये फ़ौरन से वो हो जाएगी। तो जो सेम बैंक क्रॉसिंग है या सेम बैंक जो क्लियरिंग है वो फ़ौरन से हो जाती है जी। जो नॉन नेगोशिएबल चेक है ये काउंटर पे भी दे सकते हैं और चेक भी, मतलब एक बैंक वाला भी ले सकता है और पे भी ले सकता है जी। अब नॉट नेगोशिएबल कौन कौन लिख सकता है? हमने ये कहा कि कभी भी कोई भी होल्डर आफ्टर इशू भी क्रॉस कर सकता है।
होल्डर कैन बी एनीवन, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि ये चेक इशू होने के बाद, क्योंकि क्रॉसिंग एक बुरी चीज़ नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा सेफ्टी है, तो क्रॉसिंग बाद में भी की जा सकती है, लॉ ने हमें इजाज़त दी भी है। डन। लास्ट वाला पॉइंट, चेक क्रॉस हुआ हुआ, स्पेशली चेक क्रॉस हुआ था एमसीबी के नाम पे, कि सिर्फ ये एमसीबी जमा कराएगा। तो कौन जमा करा सकता है इसको? एमसीबी। चेक पहुंचा एमसीबी के पास कि भाई आपके नाम पे क्रॉस हुआ है, एमसीबी ने वो कोई सेटलमेंट करनी थी या पैसे कहीं और से कलेक्ट करने थे, एमसीबी ने अपना काम ख़त्म किया और दूसरे बैंक का नाम लिख दिया, तो दिस इज़ अलाउड। स्पेशल क्रॉसिंग एक इंसान 2 दफ़ा करेगा तो चाहे गलत हो जाएगा, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग अगर वही करेगा जिसका नाम पहले लिखा हुआ है, ये ऐसे ही जैसे अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग में अगर वो बंदा जिसका पेई में नाम लिखा हुआ है वो फॉरवर्ड करेगा तो होगा, उसके अलावा कोई फॉरवर्ड करेगा तो नहीं होगा। तो स्पेशल क्रॉसिंग में भी जिसके नाम पे क्रॉसिंग हुई हुई है वो आगे से उसको डबल स्पेशल क्रॉस कर सकता है, कोई और बंदा उसे नहीं कर सकता। ये 4 क्रॉसिंग हमारे सिलेबस में इतनी ही डिफाइन की हैं। आज प्रैक्टिकली तो इनमें से बहुत सारे काम नहीं हो रहे, ये तो 1881 का लॉ है। अब तो मतलब उस वक्त बैंकर से मुराद इंसान होता था, फिर बैंकर के एजेंट होते थे, अब ये आधा काम तो कंप्यूटराइज हो रहा है। अब एजेंट से मुराद है निफ्ट, एक अलग से इदारा है जो काम कर रहा है। अब ये जो क्लियरिंग है बहुत सारी जगह पे ये ऑनलाइन बेसिस पे हो रही है। तो हम पढ़ पुराना लॉ रहे हैं ताकि हमें बस कानून की बेस समझ आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इनमें से बहुत सारी चीज़ें अब उस तरह से नहीं एग्जिस्ट करते हैं। जी क्लियर? अगर एक शख्स ने नॉन नेगोशिएबल चेक पकड़ा और तहकीक की कि पीछे से सब सही आ रहा है और उसे पता लग गया कि सब सही आ रहा है, उसने उसको इस्तेमाल कर लिया, कल को पता लगा कि नहीं तो वो चोरी का था, तो भी ये बेचारा फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ एक गुड इंटेंशन या मासूमियत ही काफ़ी नहीं है। जब चेक पे लिखा हुआ है कि आप मासूम भी हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता, आप शरीफ भी हैं तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप नून हैं। ठीक है जी, ऐसा चेक रिसीव ही क्यों कोई करेगा, यही तो पॉइंट है। फिर ये चेक 150 दफ़ा फॉरवर्ड नहीं होगा, मुश्किल से 2 या 3 दफ़ा फॉरवर्ड होकर बैंक तक पहुंच जाएगा। यानी सिर्फ अपने लोग एक दूसरे से कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जो फॉरवर्ड करेगा वो जुर्म में बराबर का शरीक हो जाएगा, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि आपको पता है या नहीं पता, ये फॉरवर्ड किया और कल को गलत निकला तो आपके पास भी जो टाइटल था वो क्या था? बैड। जी जी, अब अगर बैंक के पास नॉट नेगोशिएबल वाला आ जाता है चेक, तो बैंक तो मुश्किल में आ जाएगा। लॉ ने बैंक को यहाँ प्रोटेक्शन दी है। बैंक के पास तो डेली हज़ारों लाखों चेक आ रहे हैं। अगर ड्रॉई या कलेक्टिंग बैंक की नीयत साफ़ है एंड दे डोंट नो अबाउट एनी गड़बड़, और ख़ासतौर पे इनको मिला भी क्रॉस हुआ चेक है और इनको दिया भी इनके कस्टमर ने है, तो फिर इनका कसूर नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड कि इन्होंने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की। लेकिन अगर इन्होंने पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स की, आउट ऑफ ड्यू कोर्स का मतलब है कि फिर जेन्युइन तरीके से नहीं की थी, यानी पता था या कोई गड़बड़ थी या कोई डाउट्स वगैरह थे, तो यहाँ बैंकर हमेशा प्रोटेक्ट होगा अगर वो साबित कर दे कि वो मासूम था, तो बैंकर की इधर बचाता है, क्योंकि बैंकर दरमियान वाला होल्डर नहीं है, वो ड्रॉई है, वो तीसरी पार्टी है। जो पेई हैं वो बदलते जा रहे हैं, लेकिन ड्रॉई अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ले जी, अब आगे चलते हैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है और आज दिन भी लास्ट है। पेमेंट ऑफ चेक से रिलेटेड रूल्स। ड्रॉई मतलब ड्रॉर का बैंक। ये रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ चेक, ये वाली जो हेडिंग है इसके सामने लिख देंगे, ड्रॉई बैंक की बात हो रही है, क्योंकि इससे आगे कलेक्टिंग बैंक की बात भी हो रही है। अगर चेक क्रॉस स्पेशली एक से ज़्यादा बैंकर को हुआ है, तो जिसको ये बैंक को ये ड्रॉ हुआ है उसे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। अगर ड्रॉई के सामने एक चेक आता है जिस पे 2 दफ़ा स्पेशल क्रॉसिंग हुई है, उसे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, सिवाय उसके कि जहाँ जिसको पहली क्रॉसिंग हुई थी उसी ने अपने एजेंट को क्रॉस कर दिया, एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन। तो स्पेशल क्रॉसिंग जब आपके पास आई, तो स्पेशल क्रॉसिंग में आपने ये देखना है कि 2 क्रॉसिंग तो नहीं है। अगर 2 स्पेशल क्रॉसिंग है तो आप उस चेक को इन कैश या वो नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 क्रॉसिंग ऐसी आई है कि जिसके नाम पे स्पेशल क्रॉस हुआ था उसने आपके किसी और के नाम पे क्रॉस कर दिया, तो फिर आप उसको पेमेंट दे देंगे। अब अगेन वही वाली बात है ना कि जब लॉ बना था तो बैंकर एक इंसान को कहते थे, आज बैंकर एक इदारे को कहते हैं। आज बैंक का एजेंट उसी बैंक का बंदा माना जाता है। उस वक्त क्या होता था, बैंकर एक इंसान होता था, तो एक बंदे ने उसको स्पेशल क्रॉस कर दिया आरिफ के नाम पे। अब आरिफ वो वाला बैंकर है जिसके नाम पे क्रॉस हुआ। अब आरिफ ने अगर हबीब को भेजना होगा तो आरिफ हबीब को आगे से स्पेशल क्रॉस करेगा।
यूँ समझें कि स्पेशल क्रॉसिंग एंडोर्समेंट ऑफ ड्रॉई है कि ड्रॉई आगे से किसी और को एंडोर्स कर रहा है। तो ये पुराने ज़माने में होने की वजह से ये पॉइंट आप कंफ्यूज कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, एक से ज़्यादा बैंकों का नाम लिखा हुआ है, आप नहीं उसको ऑनर करेंगे। एक बैंक का नाम लिखा हुआ है और उस बैंक ने आगे से किसी का नाम लिखा हुआ है, अपने किसी एजेंट का या किसी भी और बैंक का, वो पेमेंट हो जाएगी। एक रूल। दूसरा रूल क्या है, हम कहते हैं अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुई है, बैंकर जिस पे चेक ड्रॉ हुआ है, अगर ड्रॉई ने पेमेंट कर दी ड्यू कोर्स में, पेइंग बैंकर और ड्रॉर पोजीशन एज चेक हैज़ बीन पेड टू एंड रिसीव बाय ट्रू ओनर। अगर इन पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुई है तो समझा जाएगा कि असल वाले बंदे ने असल वाली पेमेंट असल तरीके से ले ली है, अब कोई चक्कर नहीं है। डन। यानी अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुई है तो सब ओके है, हम समझेंगे कि ड्रॉर ओरिजिनल बंदा सब कुछ अब बिल्कुल सेटल हो गए। वो ऐसे ही है कि जैसे वो सप्लायर जाके जब पैसे मांग लेगा बादशाह से और बादशाह पैसे दे देगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, समझा जाएगा कि बाबे को पेमेंट हो गई है क्योंकि उसने आगे से आगे फॉरवर्ड किया था। लेकिन अगर आउट ऑफ ड्यू कोर्स होगी तो पेइंग बैंकर लाइबल होगा ओनर ऑफ चेक को कि जो उसको लॉस हुआ है। अगर बैंकर ने जानते हुए कि वो गलत बंदे को पेमेंट कर रहा है, जानते हुए कि ये गलत चेक है या इसका टाइटल ख़राब है, फिर भी पेमेंट कर दी, अब बैंकर लाइबल होगा। तो रूल एक ही जहन में रखना है आपने, लैंग्वेज जितनी मर्जी टेढ़ी हो, बैंकर की नीयत साफ़ है वो लाइबल नहीं होगा। बैंकर की नीयत ख़राब है या बैंकर के पास कुछ मालूमात ऐसी है जो मशकूक कर रही है उसे, तो फिर अब उसे पेमेंट नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर से मुराद है पेई का बैंक। पेई के बैंक के बारे में हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग बैंकर वो है जो पेमेंट रिसीव करता है क्रॉस चेक पे। अगर कलेक्टिंग बैंकर ने एक चेक कलेक्ट किया है अपने कस्टमर के बिहाफ पे जिसका टाइटल डिफेक्टिव था, वो प्रोटेक्टेड होगा, उसको हेल्ड लाइबल नहीं करेंगे अगर उसने गुड फेथ में और विदाउट नेग्लिजेंस। उसको एक कस्टमर ने आगे चेक जमा करा दिया और चेक चोरी का था, बैंकर को नहीं पता था, बैंकर ने नेक नियति से आगे जाके पेमेंट कलेक्ट करके उठा के इसके अकाउंट में डाल दी, इस बैंकर का कोई कसूर नहीं है। ये प्रोटेक्शन स्टिल अवेलेबल होगी अगर वो कस्टमर के अकाउंट में पैसे पहले डाल दे, चेक बाद में ले ले। कस्टमर ने आगे कहा ये लाख का चेक अकाउंट में डाल दें, उसने कहा 2 दिन लगेंगे क्लियरिंग में। उसने कहा जी मैं तो आपका कितना अच्छा कस्टमर हूँ, आप मुझे लाख रुपए इस वक्त मेरे अकाउंट में डाल दें, आप कराते रहिएगा 2-3 दिन में क्लियरिंग। तो अगर 2-3 दिन में क्लियरिंग करवा के उसने और इसको टाइम से पेमेंट कर दी, पहले पेमेंट कर दी, तो भी कलेक्टिंग बैंकर का कसूर नहीं है क्योंकि कलेक्टिंग बैंकर की नीयत साफ थी, उसे गड़बड़ का नहीं पता था। तो एक ही बात है जो बार बार रिपीट हो रही है कि उसे गड़बड़ का पता है तो लाइबल होगा, गड़बड़ नहीं पता तो लाइबल नहीं होगा। अगर कलेक्टिंग बैंकर ने एक चेक कलेक्ट कर लिया है विच डज नॉट अपीयर टू बी क्रॉस अकाउंट पे ही, आपने एक ऐसा चेक लिया है जिस पे अकाउंट पे ही नहीं लिखा हुआ, आपके हाथ में जब एक बैंकर के हाथ में जब एक ऐसा चेक आता है जिस पे अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, कलेक्टिंग बैंक के हाथ में जब एक चेक आएगा जिस पे अकाउंट पे ही लिखा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, सिर्फ उसी कस्टमर के अकाउंट में डाल सकता है जिसका नाम 100% मैच कर जाए। तो अगर आपको एक चेक मिला है जिस पे अकाउंट पे ही ओनली लिखा हुआ है तो वाजिब है कि वो उसी बंदे के अकाउंट में आप डालें, उसके अलावा कहीं नहीं डाल सकते। लेकिन अगर एक बैंकर को एक चेक मिला है जिस पे अकाउंट पे ही नहीं लिखा हुआ और उसको लग रहा है बाकी साइन एंडोर्समेंट से कि ठीक है सही बंदे के हाथ से सही बंदे के हाथ में पहुंच रहा है, वो जमा कर दे, उसका कसूर नहीं है। अगर कलेक्टिंग बैंकर ने एक चेक कलेक्ट किया जिस पे नहीं लिखा हुआ अकाउंट पे ही, तो बैंकर गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस कलेक्ट अगर कर रहा है पेमेंट चेक की और क्रेडिट कर रहा है उसके प्रोसीड कस्टमर को, शैल नॉट इनकर एनी, तो हम मानेंगे कि उसने किसी किस्म की लायबिलिटी इनकर नहीं की। बात समझ आई? ड्रॉई की जिम्मेदारियां समझ आ गई, कलेक्टिंग बैंकर की जिम्मेदारियां समझ आ गई। बैंकर की अथॉरिटी, बैंकर को जब चेक दिया जाएगा वो इनकार नहीं करेगा, वो आपको पेमेंट कर देगा। कुछ ऑफिशियल केसेस हैं जिसमें बैंक इनकार कर सकता है, बैंक आपको मना कर सकता है। अगर कस्टमर ने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दी, मैंने चेक दिया किसी को, बाद में उसने मुझे माल सप्लाई नहीं किया, मैंने बैंक कॉल की, मैंने कहा मेरा ये चेक नंबर आपने पे नहीं करना, इसको कहते हैं स्टॉप पेमेंट या इसको कहते हैं काउंटर मांड इंस्ट्रक्शन। तो अगर काउंटर मांड या स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो फिर बैंक का चेक नहीं पे करेगा। बैंक को डेथ का पता लग जाता है उस बंदे का जिसका चेक उसके पास आया है, सुबह पता लगा कि जी हाजी साहब फौत हो गए, शाम को हाजी साहब का चेक आया हुआ है, तो वो चेक को नहीं ऑनर करेंगे। एक बंदे के इंसॉल्वेंट होने का पता लग गया तो रात के वक्त, फिर शाम के वक्त, अगले दिन, किसी भी वक्त जब उनके पास चेक आएगा वो उसको ऑनर नहीं करेंगे। तो 3 केसेस हैं, आपको कस्टमर की डेथ का पता लग जाए, आपको कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने का पता लग जाए और स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट इंस्ट्रक्शन हो। चूँकि साथ साथ रिकॉर्ड हो रही होती तो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि हाजी साहब से मुराद यहाँ कोई भी XYZ पर्सन, आप लोगों में तो अपनी तरफ से नाम रखे हुए होते ना, कल को क्लिप चला देंगे कि सर ने क्लास में खड़े होकर हाजी साहब के बारे में कुछ कह दिया, तो मतलब जस्ट आ नेम, मतलब रैंडम नेम। चले मैं गुप्ता शुक्ला कह देता ज़रा ज़्यादा बेहतर था, मैंने रिस्क ले लिया। अच्छा जी
बैंक ड्राफ्ट, आखिरी बात जल्दी से पढ़ते हैं और फिर हम चैप्टर 1 में एंटर हो जाते हैं। बैंक ड्राफ्ट क्या है? चेक में एक बड़ी मज़ेदारी की बात है, मैं चेक बुक निकालूं जेब से, ये भाई गए सर आप मुझे कितना बड़ा चेक दे सकते हैं? मैंने कहा 25 करोड़ का। मैं लिख के नहीं दे दूं, अकाउंट में तो 200 रुपये पड़े हैं। मैंने चेक दे दूं, उन्होंने कहा आप मुझे कितने का चेक देंगे? मैंने कहा 5 अरब का चेक। चेक लिखने वाला तो कुछ भी लिख देना चेक पे, चेक पे लिखने से चेक चीखना तो नहीं शुरू हो जाएगा, चपेट तो नहीं करा देगा बंदे को कि यार मतलब को अकल करो, तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हारे पास हैं इतने पैसे? तो चेक लिखते वक्त ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट में उतने पैसे भी हों। तो अगर किसी को पेमेंट हो रही हो चेक से, तो वो तो हर वक्त डरा रहता है कि पता नहीं ये पेमेंट कैश होगी या नहीं होगी। तो दुनिया ने इसका सिस्टम निकाला हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं बैंक ड्राफ्ट, उसका दूसरा नाम होता है डिमांड ड्राफ्ट, उसका तीसरा नाम होता है पे ऑर्डर। तो आप पे ऑर्डर सुने, बैंक ड्राफ्ट सुने, डिमांड ड्राफ्ट सुने, इन सब का एक मतलब है। थोड़े थोड़े से फ़र्क हैं आपके लेवल पे, इंपॉर्टेंट नहीं है, शहर का फ़र्क, उसकी खास तरह ट्रांजैक्शन का फ़र्क, लेकिन आपके केस में पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट तीनों एक ही चीज़ को कहते हैं। आपको जिस नाम से नज़र आए ये एक ही भाई है। ये क्या होता है? ये एक स्पेशल किस्म का चेक होता है। चेक जैसी चीज़ होती है, इसके सारे पेमेंट के रूल चेक की तरह से होते हैं, लेकिन ये एक सिक्योर चेक होता है, कंफर्म पेमेंट वाला चेक होता है। ये भाई ने कहा कि जी आप मुझे पैसे दें कंफर्म, मैं आपको माल भेजूंगा। मैंने चेक दे दिया, उन्होंने कहा भाई चेक पता नहीं कैश हो ना हो, आप मेरे से माल ले रहे हैं तो मुझे कोई कंफर्म वाला चेक दें। मैं जाऊंगा अपने बैंक के पास, बैंक से कहूँगा भाई मेरे अकाउंट में फ़र्ज़ करें 25 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने एक भाई को 5 लाख की पेमेंट करनी है, मुझे पे ऑर्डर बनवाना है या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो क्या होगा? वहाँ बैंक अपने कागज़ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा, मेरे से साइन लेगा, मेरे से कहेगा आप मानते हैं कि आपने ये वाले बंदे को इतनी पेमेंट करनी? मैंने कहा हाँ। मैं बंदे का नाम बताऊंगा, मैं उसका अकाउंट नंबर बताऊंगा, बैंक एक कागज़ जनरेट करेगा, मेरे अकाउंट में से 5 लाख होल्ड करके साइड पर रख देगा। वो 5 लाख मैं खुद भी अब इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैंने आके वो कागज़ दे दूंगा, ये भले 25 दिन में जमा कराएं, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट में अब वो पैसे मेरे इस्तेमाल में भी नहीं है, वो ब्लॉक होकर साइड पे हो गए हैं। इसका मतलब है कि वो कागज़ कंफर्म पे होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट बैंक ने पहले से अमाउंट साइड पे कर दिया है। और जब मैं चेक लिख रहा होता हूँ तो मेरा बैंक तो कहीं साइड पे सो रहा होता है, उसे तो पता ही नहीं है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट तो बैंक ने बनाया है, बैलेंस चेक करके बनाया है, एक ख़ास बंदे के नाम पे बनाया है। तो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह ये इन कैश लाजमी होते हैं, ये सिक्योर होते हैं, ये इंसान नहीं बनाता, ये बैंकर बनाता है। तो ये इसमें थोड़े थोड़े से फ़र्क है जी। ये नेगोशिएबल है या नहीं है, ये उस तरह से नेगोशिएबल नहीं होता, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली एक बंदे को कर दिया होता है। बट अगेन वो बंदा अगर बैंक जाए और बनाने वाला भी बैंक जाए तो ये मतलब बड़ी मुश्किल से नेगोशिएट होता है, उससे ज़्यादा आसान होता है कि आप उसको ख़त्म करके दूसरे के नाम पर नया बना दें। रूल फॉर पेमेंट ऑफ चेक बैंक ड्राफ्ट पे भी एप्लीकेबल है। बैंक ड्राफ्ट एक ऑर्डर इशूड बाय वन बैंक ऑन अनदर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को हुक्म दे रहा है कि इस वाले बंदे के अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, या अपनी ही किसी ब्रांच को कह रहा है कि एक खास बंदे के अकाउंट में इतने पैसे डाल दो। बैंक ड्राफ्ट चेक की तरह से है, कुछ फ़र्क है, ये सिर्फ बैंक बना सकता है, इंसान नहीं बना सकता। ये पेबल टू बेरर नहीं हो सकता, इस पर किसी का नाम आपको देना पड़ेगा कि ये वाले भाई साहब के पास ही जाएगा। इसकी पेमेंट इतने आराम से स्टॉप नहीं हो सकती। मैं चेक बना के दिया और बाद में मैं उसे रुकवाना चाहूँ तो मैं बैंक को कह सकता हूँ, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट का मतलब है मैं बहुत ही ध्यान से बैंक के पास जाके अकल के साथ होशो हवास में वो अमाउंट अपनी डिडक्ट करवा चुका हूँ। तो बैंक ड्राफ्ट किसी को देने का मतलब है आपने पेमेंट कर दी, चेक देने का ही मतलब नहीं है। चेक देने का मतलब है आपने इंस्ट्रूमेंट थमा दिया, अभी उसने जाके पेमेंट लेनी है। तो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब का फ़र्क समझ आ रहा है? कोई सवाल, मैं मीनवाइल स्लाइड चेंज करूँ, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन मुझे बताइए। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? ऑल क्लियर? पक्का? इंतहाई छोटा सा चैप्टर है और सवाल बहुत ही सीधे सीधे से हैं। मेजॉरिटी सवाल क्रॉसिंग से रिलेटेड है और एक दो जगह पे उन्होंने प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर वगैरह को कवर किया है। तो मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि आप जब चैप्टर ख़त्म हो तो आप देखेंगे तो आपको तकरीबन एक सफ़े पे ही इसके जो है ना कोई 13-14 सवाल इकट्ठे मिल जाते हैं। तो खैर चैप्टर 1 के इसके तकरीबन 8-10 सवाल आपको लाइन से इकट्ठे मिल जाते हैं। सीधे सीधे सवाल हैं, कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है इसमें। इस चैप्टर की तरफ उनका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है लॉजिकल सवाल बनाने का। तो चैप्टर 15 बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था। चैप्टर 1 की तरफ आते हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर से क्रैमिंग है, और क्रैमिंग इधर है शदीद वाली। कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, कुछ चीज़ें रट्टा मारने वाली हैं। समझने वाली चीज़ों पे टाइम लगाएंगे, रट्टे वाली चीज़ों पे टाइम नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ कोई भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आर्बिट्रेशन हमने कहा था जब हमें जैसी टाइम मिलेगा हम करेंगे, लेकिन
हम उसकी वजह से अपने कुछ अहम चैप्टर्स पे आंच नहीं आने देंगे। कल के दिन की वीडियो निकालें, मैंने आर्बिट्रेशन के ऊपर जाके ये बात कही थी कि हम देखेंगे कि अगर मतलब हम इनको डिस्टर्ब किए बगैर उस तरफ आ सकते हैं। दामन वक्त में गुंजाइश निकली तो कर लेंगे, नहीं तो उसी प्ले लिस्ट में मैं आर्बिट्रेशन का पोर्शन कहीं ना कहीं से पकड़ के अच्छा सा फाइन ट्यून एडिट करके उधर अपलोड कर दूँगा, या पिछली दफ़ा ICAP में जो रिवीजन क्लासेस कराई थी मैं वहाँ से कट करके जो है वो उसमें डाल दूँगा। बेहतरीन हो गया। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम देखते हैं गुंजाइश कितनी, मुझे लग रहा है गुंजाइश ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी जो आ गई है ना उसकी वजह से भी लोग थोड़े परेशान हैं। मुझे लग रहा है कि उस पर भी मुझे को 8-10 मिनट बात करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम किसे कहते हैं? कानूनी निज़ाम। कानून की बात हो रही है तो कानून दानों की बात भी होगी, कानून के मुहाफ़िज़ों की बात भी होगी, कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने और कानून को समझने वालों की बात भी होगी। कानून बनाने वाले और हैं, कानून निफाज करने वाले और हैं, और कानून को समझने वाले और हैं। ये पिलर्स कहलाते हैं पाकिस्तान के। पिलर्स सतून। पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में 4 पिलर्स हैं: प्रेसिडेंट और उसका सिस्टम, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट। ये 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का कानूनी ढांचा खड़ा हुआ है। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इनमें से हर किसी के क्या क्या अगराज़ व मकासद हैं, ये क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कितना वो है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी और प्रेसिडेंट आपको पता है सदर होता है। पार्लियामेंट आपको पता है एक फुल फ्लेज एक बड़ी बॉडी को कहते हैं, मजलिस शूरा को कहते हैं, जिसमें नेशनल असेंबली होती है और सेनेट होता है। इनको मिला के हम कहते हैं पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट और ईवाने प्रेसिडेंट यानी कि सदर और ईवाने सदर, उसका एक पूरा एक सिस्टम होता है। पार्लियामेंट का अपना एक निज़ाम है। ये 2 निज़ाम लॉ बनाते हैं, ये 2 निज़ाम लॉ को अप्रूव करते हैं। फिर तीसरा पिलर जुडिशरी। जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करता है, कानून के मुताबिक सज़ाएं देता है और कानून के मुताबिक चीज़ों को परखता है। फिर आता है चौथा पिलर जो कानून का निफाज करता है, इम्प्लीमेंट करता है। एक मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में है कि एस्टेब्लिशमेंट आर्मी को कहते हैं, ऐसा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के महकमों को कहते हैं। वो तमाम महकमे जो गवर्नमेंट का काम करवा के देते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है। चाहे वो आपकी सड़कें बनाने वाले हों, चाहे वो पार्क्स को सेट करने वाले हों, चाहे वो बॉर्डर की हिफाजत करने वाले हों, चाहे वो चोरों को पकड़ने वाले हों, चाहे वो आग बुझाने वाले हों, ये सब के सब एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है? गवर्नमेंट कंपनी की तरह से काम करती है। जैसे कंपनी होती है, कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मकसद होता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने अपने कामों को कुछ डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ होता है। एक गवर्नमेंट के जितने भी अगराज़ व मकासद है उसने डिवीज़न बनाए होते हैं। जी हेल्थ डिवीज़न है, ये एजुकेशन डिवीज़न है, ये फाइनेंस डिवीज़न है, ये डिफेंस डिवीज़न है, ये इस तरह का डिवीज़न है, ये उस तरह का डिवीज़न है। तो उन्होंने क्या किया होता है? तमाम कामों को डिवीज़न में डिवाइड किया होता है। उस डिवीज़न के अंदर डिफरेंट महकमे होते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के अंदर हम कहेंगे तो एक HECA के दायरा चल रहा होगा, फिर कुछ और बोर्ड्स होंगे, FSC के बोर्ड्स होंगे, फलाना होंगे। ये अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जो उस डिवीज़न के अंदर आ रही हैं। तो हर डिवीज़न के अंदर फिर गवर्नमेंट का एक पूरा निज़ाम होता है। कुछ इदारे होते हैं, उन इदारे में कुछ लोग मौजूद होते हैं। जैसे फाइनेंस की मिनिस्ट्री के अंदर ICAP का सेटअप भी आता है। इसी तरह से टैक्सेशन वगैरह के निज़ाम वगैरह भी हैं। तो अलग अलग डिवीज़न्स हैं। हर डिवीज़न को एक मिनिस्ट्री कहा जाता है। उस डिवीज़न के ऊपर एक मिनिस्टर होता है जो उनकी तरफ से आता है, और उस मिनिस्टर के नीचे एक पूरा निज़ाम होता है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। ये इसमें टॉप लेवल के लोग होते हैं जो CSS, PCS और इस तरह के मुकाबले का इम्तिहान दे के आए होते हैं। और जो नीचे का लेवल है वहाँ पे जो भर्तियाँ होती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो अखबार में इश्तिहार आता है कि गवर्नमेंट में असामियाँ खाली हैं, फिर लोग अप्लाई करते हैं, NTS वगैरह। तो मतलब गवर्नमेंट का ये जो पूरा निज़ाम है इसमें नीचे लोग और तरीके से आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, और कुछ लोग ऊपर डायरेक्टली आते हैं ऑफिसर पोजीशन पे जो कि मुकाबले के इम्तिहानों से आते हैं। और इन सब लोगों के ऊपर हेड जो होता है वो सेक्रेटरी होता है उस डिवीज़न का। बट अनफॉर्चुनेटली उस सेक्रेटरी से ऊपर एक बंदा होता है जो मिनिस्टर होता है। और मिनिस्टर में वो पढ़ाई लिखाई वाली बातें नहीं होती जो एस्टेब्लिशमेंट वाले लोगों में होती है। मिनिस्टर जैसे होता है, वो सियासी होता है, उसके मसले होते हैं, उसको अपोजिशन से भी बदले लेने होते हैं। तो ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट के लोग फंस जाते हैं। इनको वो करना पड़ता है जो इनको कहा जाता है। तो पुलिस को अगर कोई भी कहेगा, सियासी पार्टी कहेगी कि जी आपने, सियासी पार्टी अपने रेलवे मिनिस्टर से कहेगी कि तुमने पुलिस को कहना है कि फ़लाना बंदे को पकड़ लो, तो उन्हें पकड़ लेना है। और हो सकता है अगली दफ़ा उसी के दुश्मन को, इसी को जिसने पकड़वाया था इसको पकड़ने पहुँचे हुए हों। तो एस्टेब्लिशमेंट इज़ वो लोग जो कि जो उन्हें कहा जाए वो उस तरह से कर देंगे। वो निफाज कर रहे हैं, वो सोच नहीं रहे, सोच वो रहे हैं।
बनाना उन्होंने है, सज़ाएँ इन्होंने देनी है, नाफिज इन्होंने करना है। ये ओवरऑल सिस्टम समझ आया। जान के आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में सबसे पावरफुल इंसान मिस्टर प्रेसिडेंट है, सबसे पावरफुल इंसान। प्रेसिडेंट कभी भी बहुत सारी चीज़ों को ओवरराइड कर सकता है, कभी भी किसी कानून को तहस नहस कर सकता है, रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। अचानक से मूड हुआ उसका कि एक नया लॉ लेके आना है, वो ऑर्डिनेंस ले आए। अब पार्लियामेंट वाले 120 दिनों में फिर बाद में इकट्ठे होकर उसको देखें कि सही था, गलत था, किस तरह से था। जब तक वो उसे ओके नॉट ओके नहीं कर देते वो ऑर्डिनेंस जारी है। तो अगर फौरी तौर पर कोई कानून लाना हो तो प्रेसिडेंट के पास एक बड़ी सुपर पावर है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी भी हासिल है। प्रेसिडेंट अगर कोई जुर्म करता है तो आप उसको जब तक वो प्रेसिडेंट है हवालात में नहीं डाल सकते। तो वो कोशिश करता है कि जिस दिन तक वो प्रेसिडेंट है उस दिन शाम 3 बजे तक पाकिस्तान में रहे और 3 बजे फ़्लाइट पकड़ के जो है वो 5 बजे पाकिस्तान से बाहर निकला हुआ हो। तो उधर से उसकी प्रेसिडेंटशिप ख़त्म, यानी उसकी इम्यूनिटी ख़त्म, और इधर से वो मुल्क से भी ख़त्म। तो इम्यूनिटी है, यानी कि ये प्रेसिडेंट को इख्तियार है। तो प्रेसिडेंट कानून की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ी पावर होती थी इसके पास, जो ख़त्म कर दी गई है कि अगर इसे लगता है कि नेशनल असेंबली सही काम नहीं कर रही तो वो वन फाइन गुड डे एक साइन करता था और पूरी असेंबली डिसॉल्व हो जाती थी और दोबारा से फिर सारे मुसीबतें होती थी। तो ये बड़ी ख़तरनाक पावर होती थी। तो जरदारी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि ये पावर ख़त्म करा देनी चाहिए, नहीं तो हम तो हर वक्त ही ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो उसके बाद से सदर बेचारा जो है ना थोड़ा सा नीवा सा होकर चलता है। वो बिल्कुल ही मतलब हाँ किसी काम का नहीं रहा। वो गरीब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डिनेंस ला सकता है या किसी एक आध बिल को एक आध दफ़ा रिजेक्ट कर सकता है। अगली दफ़ा जब वो दोबारा से कहीं पायजन की तय उसको फिर उसको साइन करना पड़ता है। तो मासूम आरिफ अलवी पे आप लोग जो है ना मत गुमान मत किया करें कि वो कप्तान से गद्दारी कर रहा है, वो कानूनी तौर पे फंसा हुआ है। अच्छा जी, खैर जो आप लोग भी तो फ़ौरन से गद्दारी के वो चला देते हैं ना, सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, तस्वीरें लगा के नेट पे डाल देते हैं। तो ये 4 तरह के पिलर्स हैं। अब इन 4 पिलर्स में ये लोग कानून बना रहे हैं। जुडिशरी पे हम बात नहीं करेंगे, अदलिया के ऊपर अब कैसे बात कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये हसास टॉपिक्स हैं, हम इन पे बात कर लेंगे। जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, मतलब ये हमारे वोटों से आए ना, इन पे बात करते हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट वगैरह इसमें क्या सिलसिला होता है। हम कहते हैं लेजिस्लेशन, पाकिस्तान पार्लियामेंट की तरफ से जो कानून आया है नॉर्मली उसको लेजिस्लेशन कहते हैं। पाकिस्तान में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। मुझे तो लगता है स्टेट और गवर्नमेंट एक ही चीज़ होते हैं, नहीं, रियासत और हुकूमत। हुकूमत का मतलब है करंटली मुल्क में कौन रूल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर उनका हेड है। और रियासत है पाकिस्तान, पाकिस्तान का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। तो आरिफ अलवी पाकिस्तान का हेड है। और आजकल कौन है, वो अभी चल रहा है या अभी केयर टेकर आ गए हैं, पता नहीं। वो केयर टेकर ने कब से आना है, ठीक है। तो चलें, फ़िलहाल शहबाज शरीफ जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इसके अंदर मजलिस शूरा है। मजलिस शूरा समटाइम इन 2 को कहते हैं और समटाइम इन तीनों को कलेक्टिवली भी कह देते हैं। यानी हम कहते हैं प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट मिलकर मजलिस शूरा है। कुछ कानून में ज़्यादातर इन 2 को मजलिस शूरा कह देते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट को। अब इसमें क्या फ़र्क है, एक एक करके देखते हैं। पहले प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में किताब कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और सिंबल ऑफ यूनिटी है। जगान का तखुवत का मरकज़ और सितारा जगमगाता हुआ। प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए। 5 साल के लिए से सिलेक्ट करते हैं सेनेट, नेशनल असेंबली और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। कभी नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको एक बड़ा अजीब सा वोटिंग का सिस्टम नजर आएगा, जिसमें प्रोविंशियल वोट्स भी होते हैं, नेशनल वोट्स भी होते हैं, सेनेटर्स के वोट भी होते हैं, और उसकी मदद से एक ऐसा प्रेसिडेंट आता है जो सबका तकरीबन नुमाइंदा होता है। लेकिन ऑब्वियसली जिसके पास जितनी बड़ी मेजॉरिटी होगी नेशनल असेंबली में, उसकी वोट्स ज़रा ज़्यादा हावी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंसान बैठे होते हैं वो नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं। सेनेट में भी कम होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भी कम होते हैं। प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है, लेकिन एक बंदा लगातार 2 टर्म से ज़्यादा तक नहीं सदर बन सकता। उसको 1 टर्म का ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर वो दोबारा सदर बन सकता है। नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी नॉर्मली प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। प्रेसिडेंट उन कवानीन को अप्रूव करता है जो असेंबली और बाद में सेनेट की तरफ से आए होते हैं। और आखिरी बात सुन के हंसना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है इन मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मुल्क की अहम अमूर पे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है कि आपको मुल्क को कैसे लेके चलना चाहिए। इग्नोर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेशनल असेंबली वालों ने मिलकर अपने लिए एक बंदा चूज़ किया। यानी कि अगेन वही बात है ना, मैंने कहा पाकिस्तान एक कंपनी की तरह चल रहा है, तो हम सारे कंपनी के मेंबर्स हैं, हम सब ने वोट से कुछ डायरेक्टर्स को चूज़ करना है। हमने अपने अपने इलाके से नेक, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद व जाहिद, सादिक, अमीन लोगों को चूज़ करना है।
इन सारे लोगों ने आगे जाके हुकूमत करनी है। फिर ये सारे लोग अपने में से जो सबसे बड़ा शरीफ होगा उसके छोटे भाई को मतलब जो इनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर होगा वो उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने जिन लोगों को सिलेक्ट किया उन्होंने जिसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब हमारे नुमाइंदों की ख्वाहिश है ना वो। तो हमें इख्तियार दिया था कानून ने कि मुझे कोई बंदा अच्छा नहीं लगता मैं उसे वोट ना डालूं, मेरे लाग में कोई बंदा बहुत अच्छे काम करवाता है मैं उसे वोट डालूं। तो अगर वोटर अपने वोट को सही से इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैक्सिमम मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वोटर ठीक है, आपको लगता है कि बिरयानी खा के एक बंदा वोट बदल लेता होगा? और क्या उस जगह पे जब आप बैलेट बॉक्स के अंदर कागज़ डाल रहे हैं और उसको कोई नहीं देख रहा, तो बिरयानी खाने के बाद भी क्या आप अपना वोट वही नहीं दे सकते? तो आपको अगर बिरयानी खिलाए या कीमे वाला नान खिलाए या कुछ भी खिलाए, आपने वो ज़रूर खाना है और वोट उसे देना है जो आपको लगता हो कि हाँ सही कैंडिडेट है। ठीक है, तो आप उसके पैसे ज़ाया करें ना जो गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है, पहले उसका नाम तो ज़ाया करें ना एक। भाई आपने खाया मतलब ज़ाया हो गया ना। अच्छा, मतलब ज़ाया इस सेंस में हो गया कि आप वोट नहीं देंगे ना उसके नुमाइंदे को, आप पता नहीं ज़ाया होने से क्या समझे थे। प्राइम मिनिस्टर समझ आ गया, तो इस इंडिविजुअल को बाद में प्रेसिडेंट इससे हलफ लेता है। इसके अंदर एक फेडरल कैबिनेट होती है, इसके अपने मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर चूज हुआ, अब वो क्या करेगा, वो अपने तमाम एस्टेब्लिशमेंट के इदारों के ऊपर एक एक अपना बंदा बैठा देगा। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर चूज होता है तो अचानक से होता है कि जो उसके आसपास बड़े सारे लोग फिर रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, चाय चल रही हैं, हर कोई नज़रों में आने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिल जाए, मुझे ये मिनिस्ट्री मिल जाए। तो बेसिकली क्या होता है, उसकी कैबिनेट होती है, वो सारे वजीर मुशीर होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं, और फिर वो कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट से कि ये मेरी सजेशन है, आप बताएं। तो उसकी एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर लेता है। मैं इस एडवाइस का तर्जुमा करता हूँ हुक्म। उसके हुक्म पे मिस्टर प्रेसिडेंट उनको ओके कर देते हैं। ये ऐसी है जैसे हम कहते हैं नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करती है, फिर उस इंडिविजुअल को कौन अपॉइंट करता है, या अपॉइंट करने से मुराद है कि भाई साहब सिर्फ हल्फ लेते हैं और कहते हैं हाँ भाई बहुत बहुत मुबारक हो। तो फेडरल कैबिनेट फिर नेशनल असेंबली के, इसमें सीट्स लिमिटेड हैं, जितनी पॉपुलेशन है प्रोविंस की उसके हिसाब से मेंबर्स 5-5 साल के लिए आ रहे हैं और डायरेक्ट वोट दे रहे हैं रजिस्टर्ड वोटर, आप लोग अगर रजिस्टर हो जाएं। ये लोग फिर अपने लिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लॉ मेकिंग और फॉर्मुलेशन है, मजीद हाईलाइट कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नेशनल असेंबली का सबसे बड़ा काम है वो कानून साजी है, और नेशनल असेंबली जो काम सबसे कम करती है वो कानून साजी है। सड़कें बनाना इनके ज़िम्मे नहीं है, पुल बनाना इनके ज़िम्मे नहीं है, बेवकूफ़ बनाना इनके ज़िम्मे नहीं है, सारी पार्टीज़ कवर हो गई ना, तो इनके ज़िम्मे ये सब नहीं है। इनके ज़िम्मे है कानून साजी, और ये सबसे कम काम उस पर करते हैं। दुख की बात ये है, आप ये देखिए हम 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते आ रहे हैं, इतना भी इनको मौका नहीं मिल रहा कि हमें एक लेटेस्ट आज के दौर का जदीद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे दें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही बदल दें। बैंकिंग का लॉ है आजकल, इतनी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चल रही है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने कानून साजी करनी होती है, असल में बाकी काम इनके नहीं होते, लेकिन ये उन कामों में पंगा ले रहे होते हैं जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। जिसने इंटरप्रेट करके लॉ सज़ा सुनानी है वो एस्टेब्लिशमेंट वालों को जाके देख रहा होता है कि वो डिपार्टमेंट अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पता लगता है अदालत वाले छापे मार रहे होते हैं गवर्नमेंट के इदारों पे कि गवर्नमेंट के इदारे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। गवर्नमेंट वाले इदारे कहते हैं भाई हमें क्या देख रहे हो, आप अपने केसेस तो पहले से सही निपटा लो। सदर प्राइम मिनिस्टर के कामों में मुदाखलत कर रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर सदर को तंग कर रहा होता है, एस्टेब्लिशमेंट सबको तंग कर रही होती है। तो मतलब ये सब ओवरराइडिंग पावर्स में एक दूसरे के खिलाफ। अंग्रेज़ ऐसा सिस्टम बना के देके गया है कि कहीं कोई गालिब ना आए और इन सबको एक दूसरे के ऊपर बड़ी भरपूर पावर हो, लेकिन उसमें बहरहाल जिसमें यगानगत होती है, जिसमें क़ुव्वत होती है, वो सबसे पावरफुल हो जाता है। प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, सेनेटर ये लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो एक इदारा जो नहीं लड़ता झगड़ता वो एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है गवर्नमेंट के सारे महकमे की सारी एजेंसीज। अक्सर मतलब ये गलत फहमी दूर कर दूँ, लोग समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है आर्मी चीफ। एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ एक फोर्स का चीफ है आर्मी का, उसके ऊपर एक और चीफ आएगा जो सारी फोर्सेस का चीफ है, उससे ऊपर सेक्रेटरी डिफेंस आएगा, सेक्रेटरी डिफेंस से ऊपर मिनिस्टर डिफेंस आएगा, और मिनिस्टर डिफेंस पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में से एक का मिनिस्टर है।
तो कानूनी रैंकिंग कुछ यूँ बनती है, कानूनी रैंकिंग मेरे इन अल्फाज में बड़ा गम छुपा हुआ है। कानूनी तौर पे रैंकिंग ये बनती है। बाकी आपको पता है जहाँ सारे कानून फॉलो नहीं हो रहे, जो हम कानून पढ़ रहे हैं इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। हम पाकिस्तान का आइन पढ़ रहे हैं, ये 1973 का आइन है। ये 10वां लॉ जो हमारे सिलेबस में है वो 1973 का आइन है। इस वक्त हम आइन में से बातें पढ़ रहे हैं। जल्दी से आगे चलते हैं, वक्त कम है। फिर सेनेट है दूसरा इदारा। सेनेट क्या है? नेशनल असेंबली के लोग रजिस्टर्ड वोटर ने सेलेक्ट किए। अब आपने वोट दे के सेलेक्ट कर दिया, तो आपने सेलेक्ट कर दिया अपने इलाके का जागीरदार, आपने सेलेक्ट कर दिया अपने इलाके का बदमाश, आपने सेलेक्ट कर दिया वो जो पावर वाला बंदा है। आपने पढ़ाई लिखाई तो देखी ही नहीं, आपने तो शख्सियत की बात की, आपने तो पावर की बात की, आपने तो नान खा के वोट दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो नुमाइंदे आए वो शायद इतने पढ़े लिखे ना हो, तो फिर हमें एक और बॉडी की ज़रूरत है जो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो। तो फिर सेनेट आती है। सेनेट में कुछ टेक्नोक्रेट्स होते हैं, टेक्निकल सीट्स होती हैं, उलमा की सीट होती हैं, ख़वातीन की सीट होती हैं, अलग अलग तरह से। फिर तमाम सूबों को अक्सरियत बराबर मिलती है। नेशनल असेंबली में क्या होता है कि हर कोई रोता रहता है जी पंजाब के पास सीटें, पंजाब जो कहता है वही पूरे मुल्क में चलता है। तो सेनेट में क्या होगा? पंजाब सिंध दोनों की बराबर सीटें होंगी। और पंजाब में फॉर एग्जांपल अगर 50 लोग हैं और सिंध में अगर 30 लोग हैं और इन सब ने 10-10 सेनेटर अपॉइंट करने हैं, तो पंजाब के 5 बंदे मिलकर एक सेनेटर अपॉइंट करेंगे, सिंध के 3 बंदे मिलकर एक सेनेटर अपॉइंट करेंगे। तो सेनेटर अपॉइंट करते हैं, तो इससे क्या होता है? सूबों की नुमाइंदगी आ जाती है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी आ जाती है जो कानून साजी में देख रही होती है नेशनल असेंबली को। ये गड़बड़े करे तो सेनेट ने पूछती है। अच्छा, सेनेट में मिक्सिंग होती है क्योंकि सेनेट का हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है और जो बंदे आते हैं वो 6-6 साल के लिए आते हैं। ये अजीब सी बात है, बंदे 6 साल के लिए आते हैं और इलेक्शन 3-3 साल बाद होता है। क्योंकि हुआ ये कि जब पहली दफ़ा सेनेट आई, फॉर एग्जांपल शुरू में ईयर 0 पे सेनेट के आधे बंदों का इलेक्शन हुआ और वो 6 साल के लिए आ गए। जब 3 साल गुजरे तो बकाया आधे बंदे सिलेक्ट हो गए, वो अगले 6 साल के लिए आ गए। जब यहाँ पहुँचेंगे तो इनका टेन्योर एक्सपायर हो चुका होगा, यहाँ फिर आधे बंदों का इलेक्शन होगा, वो अगले 6 साल के लिए होंगे। तो हर 3-3 साल बाद इलेक्शन होगा और हर दफ़ा आधे बंदे सेलेक्ट होंगे और जो सिलेक्ट होगा वो 6 साल के लिए आएगा। तो एट एनी गिवन टाइम एक वक्त में सेनेट में मौजूदा हुकूमत, पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत की नुमाइंदगी मिक्स चल रही होगी और सिर्फ वफाक की नहीं सूबों की भी नुमाइंदगी चल रही होगी। तो दिस कैन बी रीजनेबली प्रिज्यूम के सेनेट इज़ मच मोर इंडिपेंडेंट इदारा दैन नेशनल असेंबली, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग है और उसके अंदर फिर उतना ज़्यादा दबाव नहीं है या उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है रूलिंग पार्टी का। जी, अब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक ऊपर एक बॉडी है जिसके अंदर ये 2 हाउसेज हैं। इन 2 हाउसेज को मिला के देखें तो ये पार्लियामेंट कहलाता है। नेशनल असेंबली एक हाउस है, सेनेट एक हाउस है। तो सेनेट के बारे में ये कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन 3-3 साल बाद होता है। ये अपने लिए चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन वो करते हैं। ये नेशनल कोहेजन के लिए, हार्मनी के लिए और छोटे सूबों के फियर एलिवेट करने के लिए है कि बड़ों ने तो सारी गेम अपने हाथ में रखी हुई है, उसको कवर करते हैं। चेयरमैन के पास एक खास पावर है कि अगर मुल्क में सदर किसी वजह से सदर की कुर्सी खाली हो जाए तो चेयरमैन सेनेट जो है वो नेक्स्ट इन लाइन है, वो मुल्क का डीम सदर तस्वुर किया जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर सदर किसी वजह से मर जाता है, चला जाता है, निकाल दिया जाता है, व्हाट्सएवर, कभी भी सदर की पोजीशन खाली हो तो नए सदर के आने तक चेयरमैन सेनेट मुल्क का कायम मकाम सदर बन जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा पावर है जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा ये चेयरमैन सेनेट ज़रा सियासी पोस्ट हो जाती है और इसमें फिर जो है वो बहुत नेक अच्छे लोग भी सियासतें करके गलत लोगों के साथ मिल मिला के अपनी पसंद का चेयरमैन सेनेट ले आते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। तमाम कवानीन सेनेट भी अप्रूव करती है मनी बिल्स के अलावा। मनी बिल जो पैसे वगैरह के होते हैं, जो बजट्स वगैरह के बिल होते हैं, ये सिर्फ नेशनल असेंबली देखती है क्योंकि उसमें हम डिले नहीं कर सकते। बाकी तमाम बिल्स में सेनेट भी साथ साथ होती है। अब कानून साजी कैसे होती है इसको देखते हैं। मुल्क में कानून साजी कैसे होती है? एक बिल किसी एक हाउस में ओरिजिनेट होता है। बिल का मतलब एक ऐसा लॉ जो अभी पास होना है। किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हुआ एक बिल, वो हाउस उसे देखेगा, देखने के बाद वो दूसरे हाउस को भेज देगा कि हमने देख लिया, तुम देखो तुम्हें कैसा लग रहा है। अगर वो दूसरे हाउस के पास गया और दूसरे हाउस ने विदाउट अमेंडमेंट ओके कर दिया तो मिस्टर प्रेसिडेंट को चला जाएगा। और अगर दूसरे हाउस ने गड़बड़ कर दी, उसने कहा नहीं ये सही नहीं है, वापस भेज दिया, तो जो उसने एतराज़ किया वो ठीक करके उसे भेजें। अब उसमें वाजिब होगा कि वो उसको ओके करके मिस्टर प्रेसिडेंट को भेजें। तो इसका मतलब है बिल किसी भी हाउस की तरफ से आ सकता है। सेनेट भी पेश कर सकता है, नेशनल असेंबली भी। नेशनल असेंबली में बिल आया, पहले उन्होंने पास किया, फिर सेनेट को भेजा, या सेनेट में बिल आया था, उन्होंने पास किया और किसको भेज दिया? नेशनल असेंबली को। जब दोनों ने ओके कर दिया तो सदर के पास चला गया और सदर ने भी ओके कर दिया तो एक्ट बन गया। जो सदर खुद ही से कानून ले आए उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं और जो पार्लियामेंट की तरफ से आता है उसे एक्ट कहते हैं। अब एतराज़ कहाँ हो सकता है? बिल जिस हाउस में ओरिजिनेट हुआ वहीं एतराज़ हुआ, बेचारा ओरिजिनेट होते ही फौत हो जाएगा। पहला लेवल। दूसरा लेवल, जिस हाउस में ओरिजिनेट हुआ तो उसने को कर दिया, दूसरे हाउस में पहुंचा, इन्होंने एतराज़ कर दिया। अब क्या होगा?
ये वापस करेंगे उन्हें और उनसे कहेंगे इसे ठीक करो। और अगर वो लड़ पड़ेंगे नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर जॉइंट सेशन बुलवाना पड़ेगा, इन दोनों को इकट्ठे बिठाना पड़ेगा। और अगर ये एतराज़ करें पीछे वाले हाउस को और वो एतराज़ ठीक करके भेज दे तो समझे दोनों की तरफ से ओके हो गया, फिर मिस्टर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से इसमें वो है कि अगर बिल पास हो जाए विद अमेंडमेंट तो सेंडबैक को होगा उस हाउस को जिसमें ओरिजिनेट हुआ था, फिर वो उसको ओके करके मिस्टर प्रेसिडेंट को भेज देंगे। कुछ केसेस में जॉइंट सेटिंग होगी दोनों हाउसेस की, यानी अगर बिल रिजेक्ट होता है अदर हाउस की तरफ से या वो पास नहीं करते तो जॉइंट सेटिंग होगी, या बिल अमेंडमेंट के साथ भेजा जाता है और वो उसके बाद उस पर एतराज़ करते हैं। तो यानी किसी भी जगह जहां आपस में झगड़ा हो जाए दोनों हाउसेस में या इख्तलाफ आ जाए वो जॉइंट सेटिंग होगी। अच्छा, मिस्टर प्रेसिडेंट को भेजें और मिस्टर प्रेसिडेंट कहे कि इसमें मसला है और वापस भेज दे तो वो दोनों हाउसेस को फिर इकट्ठे बैठना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हाउसेस ने तो ओके किया हुआ था। तो ये बेसिकली ये प्रोसेस है। प्रेसिडेंट के पास चीज़ गई तो उसने उसको अप्रूव करना है और अप्रूव करके उसको बताना है कि ये लॉ बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वो अप्रूव नहीं करता तो फिर उसे रीज़न देनी होंगी। यहाँ पे एक छोटा सा मामला है, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए इस प्रोसेस में, सेनेट तो हर वक्त जिंदा है, सेनेट के तो आधे बंदे जाते हैं ना, बाकी बंदे तो रहते हैं, नेशनल असेंबली पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। तो अगर एक बिल दरमियान में और नेशनल असेंबली तो क्या होगा, सवाल ये है कि वो बिल पेंडिंग नेशनल असेंबली में या सेनेट में। अगर बिल ओरिजिनेट नेशनल असेंबली में हुआ और नेशनल असेंबली डूब गई तो बिल भी डूब गया। नेशनल असेंबली ने ओके करके सेनेट को भेजा था, सेनेट वालों ने अभी उसके ऊपर बात करनी थी कि ये डूब गए, तो ये डूब गए तो इनका वो बिल भी डूब गया, क्योंकि अभी तक अगले ने उसको अप्रूव नहीं किया था। उलट तरफ आते हैं, सेनेट में एक बिल ओरिजिनेट हुआ और नेशनल असेंबली डूब गई तो डूब जाए, बिल तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल जिंदा है। सेनेट ने उसको ओके करके भेजा, रास्ते में था, नेशनल असेंबली डूब गई, जो नई आएगी नेशनल असेंबली वो इसी बिल को देख लेगी, क्योंकि सेनेट तो जिंदा है और सेनेट ने ओके किया हुआ है। तो आसान अल्फाज में अगर बिल सेनेट में ओरिजिनेट होगा तो नेशनल असेंबली के डिसॉल्व होने से ख़त्म नहीं होगा, और अगर बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ है तो उसके डिसॉल्व होने से वो ख़त्म हो जाएगा। तो किताब में कुछ निशानियाँ बताएंगी, बिल अगर पेंडिंग नेशनल असेंबली में या पास बाय इट बट पेंडिंग इन सेनेट तो लैप्स हो जाएगा, और बिल अगर सेनेट में पेंडिंग है और नेशनल असेंबली की भी बारी नहीं आई तो बिल लैप्स नहीं होगा। किताब ने इसको एक फ़्लो चार्ट बना के भी समझाने की कोशिश की है सारे प्रोसेस को। मज़े का फ़्लो चार्ट है, जब आप याद कर लें चीज़ों को तो आप इसको देख लीजिएगा, इससे आपको पूरा फ़्लो समझ आ जाता है, लेकिन अभी दामन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है। लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या है, मनी बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा और ये सेनेट को नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट मिस्टर प्रेसिडेंट को जाएगा। ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती या शदीद मजबूरी होती है। ये बिल 120 दिन तक जिंदा रहता है और 120 दिन के अंदर अंदर इसको नेशनल असेंबली से अप्रूवल की ज़रूरत, पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत होती है। एक कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। एस्टेब्लिशमेंट का काम है कानून को नाफिज करना और लॉ मेकिंग वालों का काम है कानून बनाना। मज़े की बात है कि उनको पता नहीं होता कि इधर क्या चल रहा है और इनके पास इख्तियार नहीं होता कि कानून बनाए। भाई FBI के पास ये इख्तियार नहीं है कि टैक्स ऑर्डिनेंस बनाए, लेकिन FBI अथॉरिटी है जो टैक्स को देख रही है, उसको पता है टैक्स में क्या मसले हैं। और जिनके पास इख्तियार है उन्हें पता ही नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या होता है। दुख की बात यह है कि उन्होंने कानून बनाना है। समटाइम क्या होता है कि जो ये बॉडी है कानून साजी करने वाले जो हजरात हैं, ये फॉरवर्ड कर देते हैं एक कानून एस्टेब्लिशमेंट को। उनसे कहते हैं कि ये टेक्निकल कानून है, हम चाहते हैं आप इसको करें। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उन्होंने अपना कानून उठा के इनको दे दिया, ये उस कानून को देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसको टेक्निकल तरीके से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब FBR को कहेंगे टैक्स का कानून बनाओ, तो FBR को पता है पाकिस्तान के मसलों मसाइल, वो एक ऐसा कानून बनाएगा जो सबके लिए बड़ा इफेक्टिव होगा। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझ आया कि कानून बनाने का काम आप फॉरवर्ड कर दें एस्टैब्लिशमेंट के इसी एग्जेक्टिव को। और जैसे कंपनीज़ एक्ट है जो इंशाल्लाह अगला आप पेपर पढ़ रहे होंगे, उसमें कंपनीज़ एक्ट को SCCP ने इसके ऊपर काम किया था। SCCP वो इदारा है जो कंपनियों को देखता है पाकिस्तान में, उसने उसके ऊपर काम किया था। तो FBR अगर टैक्स पे काम करे, कोई और उस तरह से काम करे, तो फ़ायदा तो ये है कि लॉ बहुत प्यारा बन जाएगा। नुकसान ये है कि लॉ बहुत लेंथी हो जाएगा। नुकसान ये है कि वो अपने इख्तियारात डाल देंगे। आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे जगह जगह लिखा हुआ है एज SCCP में स्पेसिफाई, तो फिर टैक्स के कानून में भी FBR इतनी सारी पावर्स अपने पास रख लेगा कि वो फिर इदारा ओवर रूल कर रहा होगा चीज़ों को। ये बल्कि हो सकता है, लेंथी हो सकता है, इसको अपडेट करना मुश्किल हो सकता है। फ़ायदे ये हैं कि टाइम बच जाएगा, एक्सपर्ट की ओपिनियन बन जाएगी, फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर छोटी छोटी सी चेंजेस वो बड़े आराम से बता सकते हैं। तो इसके अपने फ़ायदे नुकसानात भी हैं। ये पहले वो पोर्शन है जो कि लॉजिकल है, जहाँ तक हम लॉजिक समझ सकते थे। अब आता है इसमें रट्टे वाला पोर्शन। मैंने चैप्टर को उलट कर लिया कि आपने पहले लॉजिक वाली बात कर ली, अब शुरू में आके रट्टे वाली बात करें। लॉ कैसे कहते हैं? सिस्टम ऑफ रूल्स वगैरह जो लोगों के बिहेवियर को कंडक्ट करने के लिए होता है। फिर किताबों में बताना चाह रही है मर्केंटाइल लॉ कैसे कहते हैं।
मर्केंटाइल लॉ एक सिविल लॉ है, सिविल लॉ के ऊपर बात करते हैं जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पर्संस जो आपस में है उसको डील करता है। मैं अक्सर बोलता हूँ तिजारती कानून, मर्केंटाइल लॉ तिजारती कानून को कहते हैं। ICAP इस पेपर को बिजनेस लॉ कहता है, लेकिन ये असल में बिजनेस लॉ नहीं है, ये मर्केंटाइल लॉ है। पुराने ज़माने में एक मर्केंटाइल लॉ होता था, 2013 में एक कंपनी लॉ होता था। ICAP ने इन दोनों को मर्ज किया और एक बिजनेस लॉ का बड़ा पेपर बना दिया। फिर इसको डीमर्ज करने के बाद छोटे पेपर को बिजनेस लॉ कह दिया और एक दूसरे पेपर को कंपनी लॉ कह दिया, हालांकि वो मर्केंटाइल लॉ और तो लेकिन उस ज़माने की डेफिनेशन अभी भी मौजूद है, क्योंकि बिजनेस लॉ तो ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ऑफिशियल वर्ड तो मर्केंटाइल लॉ है। तो मर्केंटाइल लॉ मेनली सिविल लॉ को डील करते हैं, जो कि लोगों का लोगों से मामला देख रहा होता है। यानी कि कुछ सिविल लॉ होते हैं, कुछ क्रिमिनल लॉ होते हैं। सिविल लोगों का लोगों से मामला, क्रिमिनल लोगों का गवर्नमेंट से मामला। एक बंदे ने दूसरे से कुर्सियाँ ली और उसको पैसे नहीं दिए, तो ये उस बंदे का दूसरे बंदे से मामला है। कुर्सी भेजी, कुर्सी ख़राब थी, उसने कहा मैं कुर्सियाँ लेके आ रहा हूँ, मना कर दिया। ये सारे आपस के मामले हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर ने एक दूसरे से धोखा कर दिया, तो ये जो लोगों का लोगों से मामला है ये सिविल है। लेकिन एक बंदा कत्ल करता है, एक बंदा दहशतगर्दी करता है, एक बंदा कानून तोड़ता है, एक बंदा आइन तोड़ता है, एक बंदा रिश्वतें लेता है, ये उसने पूरे मुल्क के साथ जुल्म किया है, ये क्रिमिनल लॉ है। इसमें स्टेट सज़ा सुनाएगी आपको। यानी कि जो दो पार्टीज़ होती है ना, एक एक वो शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगा और एक जो इल्ज़ाम लगा रहा है, तो सिविल लॉ में ये दोनों इंसान होते हैं। क्रिमिनल लॉ में एक तरफ एक बंदा जिस पर इल्ज़ाम लगा और दूसरी तरफ गवर्नमेंट खड़ी हुई होती है, रियासत होती है, रियासत बामुकाबला वो शख्स होता है। तो यहाँ किताब इन दोनों में फ़र्क बताने की कोशिश करती है कि सिविल लॉ में राइट्स एंड ड्यूटीज़ पर्सन्स की आपस में हैं, और हम देखते हैं कि जो रॉन्ग डूअर है उससे रेमेडी वगैरह किस तरह से ली जाए। वायलेशन सिविल लॉ की टॉट है, बुरी बात है, जुर्म नहीं है, क्राइम नहीं है, गलत बात है। और ये क्या है, कंडक्ट जो अनडिज़ायरेबल है और हम चाहते हैं कि लोग क्या ना करें, और यहाँ जो लोग गलत काम करेंगे वो क्राइम कहलाएगा और स्टेट उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इसका पर्पज़ है इंजर्ड को कंपनसेशन देना, याद है, मजलूम की हिमायत, और इसका मकसद है जालिम को सज़ा सुनाना, पनिश करें ताकि सोसाइटी रेगुलेट हो। यहाँ पे जो हार्म हुआ है उसके ऊपर मुकदमा होगा। यहाँ ज़रूरी नहीं कि हार्म हुआ हो, आपने सिग्नल तोड़ा और किसी से टक्कर नहीं भी लगी तो भी आपने सिग्नल तोड़ा, कानून तोड़ा, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बल्कि पैगाम दे दूँ इंतज़ामिया को, शायद उनको बाहर भी अगर कोई स्टूडेंट गलती से आ जाए तो उन्हें बताना है कि आज क्लास जो है ना वो कम से कम 20 मिनट लेट है। अब वो सर ने भी बच्चों को बताया हुआ होगा, लेकिन वो हो सकता है सर ने कितना बताया हुआ है, 7:30 बताया हुआ है, बस ठीक है, सही है। मैं 2:35 तक जा आखिरी दिन आगे सर के पास टाइम ही टाइम होगा, वो जो है ना आराम से खेलते रहेंगे। कहने का मतलब है सिविल लॉ में नुकसान हुआ है। याद है एक बंदे ने दूसरे को कुर्सियाँ नहीं सप्लाई की, और लेकिन मार्केट में रेट हल्का चल रहा था, नुकसान ही नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर आपने कोई जुर्म किया है तो भले आपने नुकसान किया या नहीं किया, आपको अदालत सज़ा सुनाएगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ है हल्का और यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ है भारी, क्योंकि यहाँ स्टेट ने सज़ा सुनानी हो, शायद सज़ाए मौत हो। तो यहाँ जब तक 100% बियॉन्ड ऑल डाउट्स, जब तक फैसला ना आ जाए तब तक बात नहीं होगी। और यहाँ हम कहते हैं कि ज़्यादा चांसेस भी हों कि ये ज़्यादा बुरा और ये कम बुरा, तो जिस ज़्यादा बुरा उसको सज़ा मिल जाए। यहाँ रेमेडी, डैमेजेस और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। रेमेडी जो है फ़ाइन भी हो सकता है और कैद भी हो सकती है। याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कहीं ये नहीं कहा था कि इस बंदे को जेल भेज देंगे। हम कहते थे उसे कहेंगे मेरा नुकसान हुआ है, मुझे पैसे दो, मुझे पेनल्टी दो, लेकिन हमने जेल तक की बात नहीं की थी। यहाँ जेल शेल वगैरह भी हो रही है। इसकी कुछ एग्जांपल, कॉपीराइट डिस्प्यूट, कि एक बंदे की एक बनी हुई चीज़ है दूसरे ने चोरी कर ली और तो उसका नुकसान हुआ। करैक्टर डिफेमेशन, हतक की इज्जत, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह। आप एग्जांपल देना चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप को यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं। अगर क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल देखना चाहें, पाकिस्तान पीनल कोड, दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसका जगह जगह हम जिक्र करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का कानून, ये सारे क्रिमिनल लॉज हैं जिसमें क्राइम पे सज़ा सुनाई जाती है। लॉ के सोर्सेज क्या हैं, लॉ कहाँ से आता है? वो कहते हैं लॉ के कुछ सोर्सेज हैं, या लेजिस्लेशन से आता है, यानी कि पार्लियामेंट या सदर ऑर्डिनेंस या एक्ट बनाते हैं। दूसरा प्रेसिडेंट क्या होते हैं? अदालतों की किए हुए फैसले। अगर कुछ सीनियर अदालतों ने कुछ फैसले किए हैं तो जूनियर अदालतों में वो फैसले मानने वाजिब होते हैं। एक बड़ी सीनियर अदालत ने एक मामले का खास फैसला सुनाया कवानीन के मुताबिक, तो छोटी अदालत में एग्जैक्टली जब वही वाला केस आएगा तो छोटी अदालत का जहाँ उसने कानून की और किताबें देखनी है, वहाँ उसने एक किताब देखनी है जिसमें प्रेसिडेंट्स लिखे हुए हैं, बड़ी अदालतों के फैसले। अगर तो फैक्ट सेम है तो वो वही फैसला सुनाएंगे जो बड़ी अदालत ने सुनाया था। दुख की बात है कि अगर बड़ी अदालत ने गलत फैसला सुना दिया
तो ये भी गलत फैसले को कानून मान लेंगे। तो जो जुडिशल सिस्टम है उसमें कानून की एक और किस्म भी होती है, प्रेसिडेंट उनके लिए पिछले हुए हुए कानून जो है वो भी कानून रखते हैं। एग्रीमेंट, समटाइम पार्टीज़ का आपस में एग्रीमेंट होता है जिसमें कानून बन जाता है। और देन कस्टम्स, कई दफ़ा रवायात होती हैं, कई दफ़ा तौर तरीके होते हैं, कई दफ़ा कुछ इलाके में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून नहीं होती लेकिन कानून बन जाती हैं कि इस इलाके में शाम 7 बजे के बाद नहीं निकलना, ठीक है। अब वो शाम 7 बजे के बाद नहीं निकलना आहिस्ता आहिस्ता कानून बन जाता है और वालिदैन बच्चों से कहते हैं कि नहीं बेटा 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। कहता है कौन सी कानून की किताब में लिखा है, किसने मना किया? वो कहते हैं नहीं भाई, जो हमारा समाज है, जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें हमें लग रहा है कि ये ख़तरनाक बात है। तो कुछ कानून नहीं होते, रवायात होती हैं, और वो रवायात इतनी सख्त होती हैं कि कानून की तरह वाजिब हो जाती हैं। किताब ने एग्जांपल दी जैसे रिलीजियस कुछ सेंटिमेंट्स, वो भी तकरीबन कानून के बराबर अहमियत रख रहे होते हैं। तो समटाइम उसकी सेंसिटिविटी भी कानून के बराबर होती है। तो ये कुछ चीज़ें बताई हैं। यहाँ भाई एक सवाल पूछना चाह रहे थे, जल्दी से सवाल पूछें क्योंकि हमने अब आगे जाना है। सर सिविल लॉ भी तो अदालत डील करता है, अदालत भी तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जी, अदालत डील करता है, अदालत डील करता है जज बन के। अदालत इज़ नॉट गवर्नमेंट। अदालत तो वो है ना मुंसिफ, काजी, वो तो साइड पे बैठ के वो तो गवर्नमेंट का केस भी सुनेंगे। अगर गवर्नमेंट ने जुर्म किया तो उनको भी सज़ा सुनाएंगे। तो अदालत ने केस सुनना है, सिविल होगा, एक इंसान और 2 इंसान आए और उन्होंने कहा इसने मेरे साथ जुल्म किया, उसने कहा इसने मेरे साथ जुल्म किया। क्रिमिनल में अदालत वहीं बैठी हुई है, एक तरफ से गवर्नमेंट आई और एक तरफ से एक इंसान आया। गवर्नमेंट ने कहा इस इंसान ने कत्ल किया है, तो वो 2 पार्टीज़ में एक गवर्नमेंट होती है। लेकिन अदालत तो अदालत है, अदालत इज़ नॉट गवर्नमेंट। ये पिलर्स है ना, तो ये हर पिलर को अलग अलग तरह से डील करना है। आईन पाकिस्तान, किताब को अचानक से लगा कि आपको आइन की जानकारी भी होनी चाहिए, तो हमारे सिलेबस में उन्होंने आइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। उन्होंने कहा जो आइन है वो अप्रैल 10 को बना था लेकिन अगस्त 14 को रेटिफाई हुआ था, इसकी तस्दीक तब हुई थी, अच्छी तारीख थी। उन्होंने कहा सोचा इस वक्त कर देते हैं। ये सबसे सुप्रीम लॉ है, ये तमाम मुल्क के सारे लॉ को ओवरराइड करता है। मुल्क में कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं आ सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल है यानी प्रीफेस है, दिबाचा है, इसके 12 पार्ट्स हैं जो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, उसमें 5 स्केजुअल्स हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। काश इतना कह देते हम भी मुस्कुरा के मान लेते। उन्होंने आगे से बताना शुरू कर दिया कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है और कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ये पार्ट का नाम लिखा हुआ है, ये आर्टिकल नंबर हैं। जैसे सेक्शंस होते हैं ना, इस तरह से आपने सुना होगा आर्टिकल 62-63, आर्टिकल फलाना, आर्टिकल 58(2)B। तो गवर्नमेंट के इस कानून में आर्टिकल्स होते हैं। तो ये उन्होंने बताया ये वाला पोर्शन, इसमें ये वाले आर्टिकल्स और इसमें मोटी मोटी ये वाली बातें। अनफॉर्चुनेटली आई कैप एक्सपेक्ट कि हमें ये पूरा याद होना चाहिए। उन्होंने ये सिलेबस में को 2-3 अटैम्प्ट पीछे ऐड हुआ है, 3-4 अटैम्प्ट पीछे, और उन्होंने उसके बाद से इसको 2-3 दफ़ा पूछ भी लिया है। MCQ में भी पूछ लिया। एक दफ़ा एक MCQ आया, जैसे इसमें ना एंड पे वो लिखे हुए हैं स्केजुअल्स। एक दफ़ा एक MCQ आया, उन्होंने कहा इन 4 में से बताओ कोई एक जो स्केजुअल ना हो। अब आपको 5 स्केजुअल के नाम याद होंगे तो आपको समझ आएगा कि इन 4 में से स्केजुअल कौन सा नहीं है। फिर हर पोर्शन का अलग अलग। तो इसमें मैं क्या गाइड कर सकता हूँ, ये कि आपने ये जो सेंटर वाला है आर्टिकल नंबर ये याद नहीं करना, ये फिर टू मच बेरहमी हो जाएगी कि हम आर्टिकल नंबर भी याद करें। ये पोर्शन और यहाँ से कुछ की पॉइंट्स, मैंने क्या किया, की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया है कि आप बाद में कभी किसी टाइम पे वीडियो देखें तो आप ऐसा अंडरलाइन पोर्शन को उठा के हाईलाइट कर लें। अगर आप इतने पोर्शन को जहन में रखें तो भी काम चल जाएगा। फिर मैंने सोचा कि जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और दिखाई रहा हूँ तो मैं एक दफ़ा अगली मेहनत भी कर लूँ। तो जब आपने रट्टा लगाना ही है और की पॉइंट्स जहन में रखने हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा वर्ड बाय वर्ड याद करें, बस आप की पॉइंट्स आपके जहन में हो। कि फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में इंट्रोडक्टरी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्री होगी, इसकी टेरिटरीज का जिक्र होगा और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स का जिक्र होगा। की पॉइंट्स जहन में रखने, पेपर में खुदा ना खास्ता आ जाए तो आप उनको जोड़ के कुछ ना कुछ सेंटेंस बना लें। तो ये एक छोटी सी डायग्राम, इसमें एक सफ़े पे सारे पोर्शंस हैं और सारे पोर्शंस में से कुछ कीवर्ड्स इकट्ठे कर दिए कि प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मुस्लिम इन अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्नह काम करें, माइनॉरिटीज़ और गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इंट्रोडक्टरी में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, डिवाइडेड इनटू 4 टेरिटरीज और रिलीजन ऑफ स्टेट है। फलाना में ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो मैंने क्या किया, इन सारे पार्ट्स के ऊपर उनकी मोटी मोटी सी समरी या की पॉइंट्स दे दिए हैं कि आपके पास ये चीज़ हो। इस कागज़ को हम अलग से भी ग्रुप में शेयर कर देंगे भाई, अगर नोट कर रहे हैं तो ये वाला पेज हम अलग से भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो जो ग्रुप चल रहा है जिसमें बी लॉ में, वो दोनों ग्रुप्स में हम इसको शेयर कर देंगे। तो ये वहाँ पे होगा, तो आपको ये देख के आप इसको आराम से इंशाल्लाह रट्टा लगा सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली रट्टा है और ये चैप्टर फुल ऑफ रट्टा है। दुआ करें कि पहले पोर्शन से सवाल आ जाए, जो हमने पढ़ा वो लॉजिकल है, आसान है। इसमें क्रैमिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्रैमिंग आसान हो सकती है। बस इस सफ़े को याद कर लें तो एटलीस्ट ये आइन वाला मामला तो सीधा होता है। डन।
यहाँ पर हम चलते हैं एंड ऑफ सेशन की जो डिस्कशन है। इसका मतलब है चैप्टर 18 हम आर्बिट्रेशन नहीं कर सके, जो मैं अलग से अब आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में अवेलेबल करवा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। लेकिन कुछ बड़ी अहम बातें जो करनी ज़रूरी हैं आपको समझाने के लिए, अल्लाह करे आप समझ सकें। मैं देर में पीछे से मिटाना शुरू कर दूँ कि भाई साहब तो यही इसने बचपन में नीडो पिया होता ना। चला है भाई। हाँ जी, जल्दी से कोई सवाल। जी जी, कहाँ जी? ईमेल की थी, रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, सही है, एक अहम बात है। मैंने कहा मैं नॉर्मली डेली बेसिस पर रिप्लाई कर रहा होता हूँ, मैं अपनी स्टेटमेंट रिवाइज़ करता हूँ। पिछले 1-2 दिन में मैं डेली सुबह 3:45 के आसपास घर पहुँच पा रहा हूँ, और मैं अपने कंप्यूटर तक भी नहीं पहुँच पा रहा, ईमेल्स तक। तो उसके बावजूद भी मैं कुछ ना कुछ जगह कुछ वो काम कर रहा हूँ, सिलेक्टेड ईमेल्स फिर भी रिप्लाई कर पा रहा हूँ। और इस वक्त चूँकि अर्ली एनरोलमेंट ओपन हुई है, तो कल के दिन में 125 ईमेल्स आ गई। मतलब लोग भी जज्बाती हुए होते हैं कि दाखिला मिल जाए, पता नहीं सीटें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। मैंने वीडियो में बाकायदा खासतौर पे कहा है कि नहीं ख़त्म होंगी सीटें, हम वो नहीं करेंगे कि नहीं आ जाओ एडमिशन ले लो, मर जाओगे तबाह हो जाओगे। हाँ, सीट्स ज़ाहिर है इस वक्त लोगों का रश ज़्यादा आता है, तो हमने सीट्स थोड़ी कम 1/3 उस वक्त के लिए रिजर्व रखी हुई हैं। तो अब उस चक्कर में फिर इस वजह से कुछ ईमेल्स वगैरह ज़्यादा आ रही हैं। तो ये 1-2 दिन थोड़े से मेरे मुश्किल गुजर जाएँ, इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे दोबारा ईमेल्स वापस वो होना शुरू हो जाएंगे। सेशन भी एंड हो रहा है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा है ज़रा थोड़ी सी शोर शराबा ज़रा ज़्यादा चल रहा है, तो वो अगले सेशन की एक्टिविटीज़ अभी शुरू हुई हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप परेशान नहीं होंगे। जब भाई ने पूछ ही लिया तो मैं ईमेल दोबारा भी लिख दूँ। तो आसान से आतिफ आब्दी और fca@gmail.com। जी, ईमेल आज के लिए तो ईमेल आज के लिए था, मैंने कहा ईमेल आज के लिए किया था। नहीं, एक ईमेल तो ऐसी मैंने जवाब दिया है। एक भाई ने मुझे ईमेल की थी कि सर वो आखिरी दिन है तो क्लास में एक पार्टी होनी चाहिए। ये ईमेल जो है वो मुझे नज़र आ गया। मतलब वही बात है कि ईमेल मैंने जब देखी कि लंबी लंबी, मैंने कहा तसल्ली से जब टाइम होगा तो ये वाली ईमेल को मैंने रिप्लाई कर दिया था। मेरे ख्याल में रिप्लाई शायद वो बच्चे तक नहीं पहुँचा अभी तक। तो वो रिप्लाई यही किया था कि भाई मतलब इस वक्त हमारा दामन वक्त में गुंजाइश कम है, ऑलरेडी मारा मारी चल रही है। अगर थोड़ा पहले बताया देते तो शायद आपको मतलब लेक्चर के स्टार्ट में या कुछ और इस तरह से वो कर लेते। और वैसे भी मतलब ट्रीट यही है कि आप लोगों ने पढ़ लिया। और बीच में हमने जिस दिन बारिश वाले दिन बच्चे आए थे, तो हमने पूरी क्लास जिसमें 250 बच्चे होते हैं और फोल्डिंग्स डाल के 200 से ऊपर बच्चे चले जाते हैं, उस पूरी 200 प्लस वाली क्लास वाले कमरे में जितने भी लोग उस दिन आए हुए थे, ठीक है, कम से कम गिनती तो पूरी हो ना, उन सारे लोगों को 100% बच्चों को चाय मिली थी। और जो है वो महसूस हुए थे उस वक्त। अच्छा खैर, असल में बस यही था। मैंने उस बच्चे को भी यही कहा था कि भाई इस वक्त प्रॉब्लम है कि मार्जिन कम है हमारे पास टाइम का, और अगर कोई नॉर्मल डेज होते, टाइम कम होता, इवन ये पॉलिसी ना आई होती तो थोड़ी गुंजाइश निकल आती। 2-3 बातें हैं। मैं सबसे अहम बात जो है दैट इज़ हैंड्स ऑन कोर्स। अजीब सी बात है, मुझे इस वक्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे यकीनन करनी चाहिए। लोग शदीद इतनी परेशान रहते हैं। एक दफ़ा मैं आपको और रहमत दूंगा अगर रोशनी कर सकें। हैंड्स ऑन कोर्स, थोड़ा सा मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊं हैंड्स ऑन कोर्स क्या है। कैफ कंप्लीट होने से पहले आपने 2 हैंड्स ऑन कोर्स करने होते हैं। एक को पीपी कहते हैं, एक को एमएस ऑफिस कहते हैं। एमएस ऑफिस रिलैक्स है, एमएस ऑफिस है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भी ऑप्शन है, फिजिकल भी ऑप्शन है। एमएस ऑफिस में आपको पर मंथ आवर्स की लिमिटेशन नहीं होती। आपने शुरू होने के 3 महीने के अंदर 70 आवर्स के लेक्चर लेने होते हैं, और आप माशाल्लाह जिस रफ्तार से लेक्चर लेते हैं तो आप लोगों के लिए वो 70 आवर्स कभी भी मसला नहीं है। एमएस ऑफिस इज़ नो मोर अटेंशन, लेकिन पीपीई इज़ अटेंशन। पीपीई फिजिकली आके लेना पड़ता है और 70 घंटे लेना पड़ता है, और 70 घंटे आईकेएप कहता है कॉलेज ने स्प्रेड कर देना है। किसी वीक 8 घंटे से ज़्यादा कॉलेज नहीं पढ़ा सकता, वरना हम 1 महीने पेपरों के फ़ौरन बाद 1 महीने ऐसी क्लासें रखेंगे ठकाठक और सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो किसी हफ्ते 8 घंटे से ऊपर क्लासें नहीं हो सकती, 3 महीने से कम में कोर्स खत्म नहीं करा सकते। तो ऐसे रूल्स रखे हैं कि आपको 3 महीने पे उसको स्प्रेड करना पड़ता है। अब जब आप पढ़ रहे होते हैं ना अपने बाकी कोर्सेज, आपने 8 पेपर पढ़ने हैं, आपको हैंड्स ऑन कोर्स पेपर नहीं काउंट होता क्योंकि इसका इम्तिहान नहीं देना होता। लेकिन इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग आपके कैफ में 10 पेपर्स हैं, 8 नहीं है।
ये 2 पेपर अगर पास नहीं हुए हुए या इन 2 का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप फर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपने आइडियली इसको प्लान करना होता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट है ना स्टूडेंट्स की, उसमें तो वो पहली दफ़ा सीए में आए हैं, उनको कुछ और नहीं करना चाहिए। वो 2-3 पेपर जो कर रहे हैं उनको बस वो पेपर करने चाहिए। लेकिन जब सेकंड अटैम्प्ट में जाएं, यानी कि अब मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग जो कि अगर मुझे आज बीलो में नज़र आ रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों की आने वाली अटैम्प्ट ज़्यादातर चांसेस हैं कि सेकंड अटैम्प्ट हो। आइडियली सेकंड अटैम्प्ट के स्टार्ट से आपको कम से कम पीपीई उठा लेना चाहिए, ताकि वो 3 महीने जिसमें 1.25 महीने तक तो रिजल्ट की अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं क्या आना है, और रिजल्ट आने के महीने तक उसका शौक, पास हो गए होते हैं ना तो बंदा शौक में बैठा हुआ होता है कि ये क्या हुआ। तो मैं हमेशा पॉजिटिव बात निकालने की कोशिश करता हूँ हर जुमले में से। तो आप स्टार्ट में पीपी कर लें। ये वो टाइम है जो आपका, जब टीचर भी जज्बाती नहीं होते, बहुत ज़्यादा मारधाड़ भी नहीं चल रही होती पढ़ाई में, तो इस वक्त आप उसको कवर कर लें, ताकि उन 3 महीनों के बाद जब अगले 3 महीने जब ज़रा पढ़ाई का ज़्यादा जोर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आने वाले सेशन की बात करूं तो सितंबर एंड पे ज़्यादातर कॉलेजेस हैंड्स ऑन कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे, इंक्लूडिंग हम ये नहीं कह रहे कि आप लाजमी यहाँ एडमिशन लें। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज़ नॉट मार्केटिंग या कॉलेज की पोस्ट, दिस इज़ एक पब्लिक सर्विस के आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिस इज द राइट टाइम। आपने अगले सेशन में आते साथ ही जहां पे भी हो, जो भी हो, जिस भी कॉलेज से आप उठाएं, आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज में पीपी लाजमी उठा लेना है। सितंबर के एंड से स्टार्ट होगा तो अक्टूबर का एंड, नवंबर का एंड, दिसंबर के एंड के आसपास आप खत्म करके बैठे होंगे तो मार्च में आपका पेपर होगा। लेकिन अगर आपने देर से उठाया, कुछ लोगों को सेशन के बीच में याद आया और वो बेचारे बड़े मुश्किल में थे कि वो पेपर तैयार करें या पीपी को टाइम दें। पीपी के फिर बैचेस वगैरह होते हैं, कोई एक हफ्ते में 1 दिन वाला बैच होता है, कोई हफ्ते में 2 दिन वाला बैच होता है, कोई 5-6 दिन वाला बैच होता है। हम हर तरह के बैचेस भी बनाते रहते हैं ताकि अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स फैसिलिटेट हों। लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट कि पीपी आपने लाजमी करना है, नहीं तो ये अटक गया ना एक दफ़ा तो आप हर वक्त परेशान रहेंगे कि इसको मैं किस वक्त कवर करूं। आइडियली जब आपकी थर्ड अटैम्प्ट हो तो थर्ड अटैम्प्ट के स्टार्ट में आपने MS ऑफिस ऑनलाइन ले लेना है और फिर परेशान नहीं होना। इवन आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये जो सेकेंड अटैम्प्ट है इसमें जब आप पहुंचे लास्ट मंथ में, फॉर एग्जाम्पल आप पहुंचे फरवरी में, आपने किसी भी कॉलेज से कह दिया मुझे दे दे ऑनलाइन, उन्होंने दे दिया, आपने अपने पास जेब में रख लिया, आप अपना पेपर तैयार करते रहे, 1.5 महीने तक आपने पेपर तैयार किया, पेपर दिया, पेपर देने के बाद 1-1.5 महीना जो बचा था आपने इसके आर्स पूरे कर लिए। चूँकि रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने का काउंटर शुरू होता है, तो 3 महीने गुजारने के बाद जो है ना चीज़ें वो कवर होती हैं। तो ये पीपी एट स्टार्ट करें, MS ऑफिस कभी भी कर लें। आइडियली ये है कि आप ये पीपी ख़त्म हो फिर MS ऑफिस में 1-8 महीने बाद तब एडमिशन ले लें। आप अगले सेशन के स्टार्ट में ले लें या पिछले सेशन के एंड पे ले लें, आपने बस कोई से 1-1.5 महीने उसको ऑनलाइन अटेंड करना है। अगर फिजिकल अटेंड करना चाहते हैं तो फिर थर्ड सेशन के स्टार्ट में फिजिकल अटेंड करें। हमारे पास तकरीबन शायद 3 या 4% फिजिकल एडमिशन्स है, चूँकि जब ऑनलाइन है और वो हैवी स्क्रीन डिपेंडेंट तो ज़्यादातर लोग उसमें आते हैं। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका राइट टाइम है। दूसरा थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, जो नई जो लिमिटेशंस आई हैं। पहले क्या होता था, ग्रुप ए के 4 पेपर, ग्रुप बी के 4 पेपर, आप इन 4 पेपरों में से कौन से 4 पेपर, R1 टैक्स, CM में, बी लॉ, और फिर इधर क्या होता था आपका R2 MFA, C लॉ, ऑडिट। ICAP ने पहले ही रूल रखा हुआ था कि आप यहाँ के 2 पेपर पास करेंगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं। अब वो रूल ख़त्म हो गया है। इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव बहुत बड़ा ये है कि आपके जितने भी पेपर का जो भी स्ट्रक्चर है, यानी कि पहले क्या होता था, लोग ग्रुप ए के पेपर देने के बाद कंफ्यूज रहते थे और दाखिला लेते थे नहीं लेते थे तो भी जो है पीछे का पेपर रह जाता था, तो वो ग्रुप बी में ए में वापस जाना पड़ता था। कॉलेज से जाके कहते थे पैसे वापस करो, कॉलेज कहता था कौन हो तुम, और वो मतलब झगड़े शुरू हो जाते थे। अब वो झगड़े ख़त्म हो गए, मामला इजी हो गया, आपके ये ग्रुप बी के पेपर रिलैक्स हो गए। लेकिन 2 पेपरों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक पे जायज़ और एक पे नाजायज़। FR2 वो कहते हैं FR2 आप तब दे सकते हैं जब आपका FR1 पास हो, अपीयर नहीं, पास हो। वो कहते हैं MFA आप तब दे सकते हैं जब आपका कॉस्ट पास हो। ये थोड़ी सी बदतमीजी की है। कॉस्ट और MFA का ताल्लुक बड़ा थोड़ा सा है, बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन R1 की बेस बहुत ज़रूरी है FR2 के लिए, तो ये चीज़ मेक सेंस। लेकिन इन रिस्ट्रिक्शन के बाद टेक्निकली अब आपके 2 ग्रुप्स बन गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी।
6 पेपर यहाँ आ गए और 2 पेपर यहाँ आ गए। आइडियली शायद अब ये सबसे आखिरी पेपर आपके बन रहे हो। अब अगेन आप लोग तो इस वक्त बीच में हैं, तो आप अपने मिसिंग कम्बिनेशन उठाएंगे। कहने का मतलब अब आपने ग्रुप बी से वो पेपर उठा सकते हैं जो आप उठाना चाहें। ऑडिट में कभी भी रिकमेंड नहीं करता था लोगों को कोई FR2 से पहले उठाए, लेकिन अब जो कम्बिनेशन है उसमें यह है कि FR1 आपने दिया हुआ होगा, उसका रिजल्ट अभी पता नहीं होगा, और खुदा ना खास्ता अगर रह जाए तो ऑडिट तब तक नहीं उठा पा रहे होंगे जब तक FR2, और फिर FR2 सबसे एंड पे उठाना और उसके बाद ऑडिट उठाएं, इसके साथ उठाएं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऑडिट हो सकता है लोग दरमियान में उठा रहे हों। तो अब अगेन जो ऑडिट के टीचर्स हैं, हम लोग मतलब मैं खुद भी 1-2 टीचर्स के साथ ये प्लान है कि उनसे मुलाकात करके कहूँ कि हम लोग अब प्लान ये रखा करें कि हम ऑडिट में बच्चों को खुद ही से FR2 के वो वाले कॉन्सेप्ट जो ऑडिट में इस्तेमाल होने हैं हम अपने ऑडिट के लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर दें। तो ऑडिट वॉज द पेपर जो सीनियर पेपर होता था, वो ऑडिट थोड़ा सा पीछे आ गया है, क्योंकि अब FR2 तब तक नहीं ओपन हो सकता जब तक FR1 पास ना हो। MFA तब तक ओपन नहीं होगा जब तक CMA। ये MFA वाली चीज़ पे बहुत एहतजाज चल रहा है, तकरीबन सारे कॉलेजेस ऑफिशियली ICAP को बार बार कह रहे हैं। तो शायद अल्लाह करे, दुआ करें कि ये वाला एतराज़ लिफ्ट हो जाए, लेकिन ये एतराज़ अपनी जगह पे उसी तरह से वैलिड है। कहने का मतलब है कि अब आने वाले टाइम में अगर आप FR2 सोच रहे थे तो एक दफ़ा पहले FR1 के पास होने का इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब है फिर आने वाले सेशन में FR2 शुड बी द पेपर जिससे आप थोड़ा सा दूर रहे। अगर आप ग्रुप ए में इस वक्त मौजूद हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका अगली दफ़ा CM में उठना बनता है। आप पहले 2 पेपर दे रहे हैं तो भी आपकी कम्बिनेशन में कहीं ना कहीं CM में आएगा, 3 दे रहे हैं तो भी आ जाएगा। तो जिस तरह से भी है, इसी तरह से सीलो अब बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है। सीलो इन 8 में सबसे छोटा पेपर है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों का कम्बिनेशन CM में सी लॉ लाजमी बनेगा। फिर वो लोग जो इंतज़ार करना चाहते हैं कि FR1 पास हो जाए तो FR2 उठाऊं, वो भी नहीं। तो दूसरे लोग क्योंकि ये भी आपके लिए बाउंड हो गया, ये भी बाउंड हो गया, और CM में पढ़े हैं तो MFA ये तो नहीं उठा सकते, तो आपके पास फिर चॉइस बच जाएगी इस पेपर की। अब ये 2 ऑप्शन है, या तो आप ये पेपर उठा लें ये सोच के कि पता नहीं मेरे FR1 का क्या बनना है, या आप इंतज़ार करें 2 पेपर उठा के रिजल्ट तक इंतज़ार करें और देखें। और हो सकता है आपका पीछे से भी कुछ रहता हो, ये नहीं अब पीछे से कुछ रहता का मतलब है कि कोई ना कोई और आपका पेपर हो सकता है। आपने 2 पेपर दिए हो, मतलब मैं ये अजम्पशन क्यों लूँ कि सब लोगों ने लाजमी 3 पेपर दिए हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब जो हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट बनती है ना, उसमें लोग सबसे पहले जब CA में आएंगे, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं तो उन्हें FR1 लाजमी उठाना चाहिए। उसके बाद 3 पेपर हैं, B लॉ, टैक्स, C लॉ। आइडियली ये 1 पेपर उठा के इन 3 में से कोई से 2 पेपर उठा लेने चाहिए। FR1 को अच्छा टाइम दें, अच्छी लॉजिक दें, FR1 को फॉर श्योर क्लियर करने की कोशिश करनी है। फिर आप सेकंड जोन में जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप CM में उठाएंगे, और CM में के साथ इधर इन 3 में से जो आपने छोड़ा था वो उठाएंगे। और फिर अब डिपेंड करता है कि आपने रिजल्ट का इंतजार करना है या नहीं करना। करना है तो शायद इंशाल्लाह आप FR2 उठा रहे हो, और नहीं करना तो फिर यहाँ पे शायद ऑडिट उठाना पड़ जाए, जो कि थोड़ा मैच्योर पेपर है, इस टाइम पे रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस लगी रहें तो फिर शायद यहाँ पे ऑडिट सूट करे शायद। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन है। तो अब आपने ऑडिट की एक लिमिटेशन जो नॉर्मली हम बताते हैं वो FR2 से पहले नहीं हो सकता, लेकिन अब इस सारे केस में हमें अंदाज़ा है कि लोगों ने FR2 बाद में उठाना है, ऑडिट पहले उठा लेना है, तो अब हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि CM में और C लॉ शायद अब आपकी राइट चॉइस है आने वाली अटेम्प्ट के लिए। ये 2 तो पहले दिन से उठा लें और फिर सोचेंगे आपने रिजल्ट का वेट करना है या नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट FR1 का पास होगा। अगर आपका FR1 पहले से पास है फिर तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले सेशन में अगर ये ग्रुप वाला मसला ना बनता, ये मसला ना आता, तो आइडियली जो आइडियल कम्बिनेशन था वो CM में FR2 और कंपनी लॉ था। ठीक है, तो वो अब आपका अपना मामला है कि किस तरह से करें। लेकिन तो ये नई स्कीम ना, अब प्रॉब्लम क्या, नई स्कीम या ये नई कैलकुलेशन आने पे हमें एकदम से परेशान हो जाना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप यहाँ कह रहे नहीं परेशान होंगे, फेसबुक पे जाके रो रहे होंगे पेपरों के बाद। बात ये है कि अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके दाखिले भी जा चुके हैं और आपके आगे की प्लानिंग तो आपने फिर तसल्ली से बैठ के सोचना है ना। आप इस वक्त अपने पेपर दें, पेपर के बाद तसल्ली से सोचें व्हाट शुड बी राइट कम्बिनेशन। से पेपर देने के बाद ये भी पता लग जाएगा आपका FR1 हुआ कैसा। हो सकता है FR1 पेपर देते साथ ही आपको समझ आ जाए कि नहीं मैं FR2 ना उठाऊं, मैं को और पेपर उठा लूं।
तो इसलिए दिस इज़ गुड कि चीज़ों को समझें प्रॉपर तरीके से। और अगेन ऐसी किसी नई स्कीम, ऐसे किसी नए डॉक्यूमेंट, और ये ऐसी चीज़ आई है जिसमें मुसलसल शोर शराबा हो रहा है, सारा कुछ है, तो ये अभी हमारा काम है हम अपने तरीके से एहतजाज करें। आप लोग भी उस एहतजाज में आईकॉम को ज़रूर ईमेल्स कीजिएगा, लेकिन इस वक्त अपनी सारी एनर्जी, सारी तवानाई थोड़ी सी पढ़ाई पे फोकस करें। ये इंतहाई गलत टाइम है इस डिसीजन का। ये डिसीजन एक्सपेक्टेड था सेशन के स्टार्ट में, लेकिन उन्होंने डिले किया, तो हम सोचे थे शायद अगले सेशन के स्टार्ट में देंगे, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या किया। उन्होंने बिल्कुल एन पेपरों के बिल्कुल जो सबसे पीक पढ़ाई वाले दिन चल रहे हैं उसमें ये डिसीजन दे दिया, और लोग कल से मैं देख रहा हूँ कि वो परेशान ही परेशान है। मुझे लग रहा है कि वो 5-6 दिन तक परेशान रहेंगे। तो हो सकता है ये डिसीजन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो अभी आपने कुछ नहीं करना है, इस डिसीजन का ताल्लुक अगली अटैम्प्ट से है। आप सुकून से अपने पेपर तैयार करें, कम से कम 1-2 पेपर जो आप उठा सकते हैं, ईदर ओल्ड या न्यू स्कीम जो भी है वो आप सेलेक्ट करके रख लीजिएगा, बाकियों में थोड़ा वेट कीजिएगा। ड्यूरिंग स्टडी कोई कन्फ्यूजन हो, मैंने आपसे कहा कि मैं डेली मेल्स चेक करता हूँ, सिवाय जैसा भी 1-2 दिन से काफ़ी हेक्टिक हो गई है रूटीन। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आपने यहाँ पे मेल कर देनी है। व्हाट्सएप का ग्रुप आपके पास मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें ऐड करता रहूं। फिर जो पास पेपर्स की हमारी डिस्कशन वीडियो गूगल ड्राइव पे थी उसको उठा के उस प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश ये करेंगे कि आपको सर्व करें, लेकिन ये सारी कोशिश बेकार जाएगी अगर आपने साथ नहीं दिया। जो मैक्सिमम हम कर सकते थे वो ये था कि 12-13 दिन में बड़ा क्विकली सारे सिलेबस को कवर करें, आपको तैयार करवाएं। हमने एक मुनासिब पेस पे सारी चीज़ों को किया, साथ साथ टेस्टिंग वगैरह भी की, बाकी चीज़ें भी। अब आपने अपना हिस्सा प्ले करना है। बीलो नहीं पास होगा तो भी एक पेपर आपका कम होगा, क्योंकि गिनती में बहरहाल बीलो एक पेपर है। FR1 पास होने से भी एक पेपर पास होता है और बीलो पास होने से भी एक पेपर पास होता है। बस अब FR1 तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा मांगता है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली इस डिसीजन के आफ्टर इफेक्ट ये है कि FR1 शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आप बी लॉ को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी अगर देना चाहें, इसलिए कि FR1 को टाइम देना है, तो मुझे ये डिसीजन इस वक्त लॉजिकल लगेगा, क्योंकि आईके अपना थोड़ा पैनिक कर दिया है। तो पैनिक होकर ये काम करना समझ आता है, पैनिक होकर किताबें छोड़ देना ये नहीं समझ आता। तो आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहा, और इस दौरान किसी भी जगह पे किसी भाई को मैं रैंडमली कोई एग्जांपल दे देता हूँ या कुछ और इस तरह से करके, या किसी को बुरा भला कह दिया, किसी के सवाल पे उसको डिस्करेज कर दिया, अगर कहीं भी किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी है तो उसको एक दफ़ा सोचने की ज़रूरत है कि उसके ऐसा क्या गुनाह है, उसमें ऐसी क्या कमी है, क्या कोताही है कि टीचर को उसे डांटना पड़ गया। वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो अगली क्लासों में टीचर उसे नहीं डांटा करेगा। तो मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है, किसी को अगर रोका तो जायज़ रोका, बिल्कुल कहीं किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं था। तो जब मैं गुड फेथ में काम कर रहा हूँ तो अपेरेंटली जो भी हो तो मैं होल्ड इन ड्यू कोर्स हूँ, ठीक है। तो मासूमियत में अगर किसी के कोई दुख हो गया हो किसी को और मेरा इरादा ना हो तो उस पर तो माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो मासूम हूँ, बताई नहीं। लेकिन अगर कोई खुद ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से समझ बैठा है कि उसके साथ जुल्म हो गया है, तो उसे चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार 10 दफ़ा पढ़े और आइंदा जो है वो अपने आप को अपनी तज़किया नफ्स करे, अपने आप को इम्प्रूव करे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप ईमेल कर दें। मैं ईमेल में आपको बताया कि मैं वही बात है कि बहुत शदीद मसरूफियत ना हो, तो इन दिनों जब आप फ्री हो जाएंगे तो मैं ये आने वाले 1-1.25 महीने फुल फ्लेज डेली बेसिस पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सारी ईमेल जो फौरी वाली हैं उनको साथ साथ जवाब दूँ, दिन में 2 से 3 दफ़ा देखूँ। नॉर्मली आजकल मैं लेट नाइट देख पाता हूँ, और आजकल लेट नाइट की डेफिनेशन भी काफ़ी चेंज हुई है। मतलब शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह 8:30 तो सोया हूँ। बहुत सारी बैक एंड पे एक्टिविटी चल रही होती हैं, नन्ही सी जान है, आपको पता है, फिर किताबों का बोझ, तो वो बहुत सारे बैक एंड पे, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं टाइम टेबल नहीं आया, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और पीछे हम लोग अलग अलग टीचर्स, तो रात भी 2-3 टीचर्स हैं, हम सारे टीचर भी फारिग ही शाम रात में होते हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे मिलके फिर उनके टाइम लेके और उसके मुताबिक काम चल रहा था। तो बहरहाल लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना तो मेहनत करनी है, बस ये एक ही वर्ड अपने पास रख लेना है। किसी भी फील्ड में जाएं, कुछ भी, मेहनत इज़ द वर्ड, ये हमेशा काम आएगा। आप 100 सक्सेसफुल लोग दुनिया के उठा के देख लें, 100 के 100 ने 3, 4, 5 जितने टोटके बताए होंगे, मेहनत सब ने बताया होगा। मेहनत करने की आदत डालने आपको लाइफ में फिर बाकी मसले आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पढ़ते हुए आप जो है ना बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब हो चुके होते हैं, तो उस वक्त आपकी दुआएं जो है काम आती हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह करे हम लोग ऐसे एक पर्पज़ है कि लोगों को मुनासिब पैसों में अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे टीचर्स के साथ। तो वो टीचर्स जितने भी हमारे पास ब्रांडेड हो, हम कभी भी बहुत ओवर
की तरफ नहीं जा रहे और कोशिश यही करते हैं कि एक मुनासिब लेवल पे एक डिसेंट फ़ीस के साथ लोगों को अच्छा सर्व कर सकें। तो फिर भी अगर उसमें कोई कोताही रह जाए तो इसमें आप मतलब अपने आप को वो मत कीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम अच्छा पढ़ाने के चक्कर में शायद कुछ चीज़ों को उतना डिसेंट नहीं कर पाते, लेकिन हमारा मेन मकसद होता है जो क्लास में लोग हैं उनको चीज़ समझ आए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।